तो नमस्ते सभी लोगों को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज के वास्तु क्लास में। आज हम लोगों का डे 2 है, सेशन 2 है। तो सेशन 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, और सेशन 2 में जो है हम लोग आगे का पढ़ाई करेंगे। बेसिकली आज जो है आपके साथ मैं एक फ्रेमवर्क शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि क्या क्या चीजें, अगर हम किसी घर का वास्तु करने जा रहे हैं तो हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए, हमें क्या क्या चीजें देखनी है, किस पर्सपेक्टिव से देखनी है, तो वो फ्रेमवर्क को समझेंगे। और उसके बाद आज जो है मैं आप लोगों को डायरेक्शन डिग्री, घर का अगर कोई एक्सटेंशन है उसको किस तरीके से देखना है। तो बेसिकली आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास आज की, क्योंकि अगर आप घर की डिग्री ही नहीं निकाल पाएंगे, मतलब अगर आप डायरेक्शन ही नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर आप सोच के देखिए आपके लिए बाकी का, अगर मैं कहूँ नॉर्थ डायरेक्शन में आपको ये लगाना है, अभी आपको अगर नॉर्थ डायरेक्शन ही निकालने नहीं आता है तो आप कैसे उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पिछले क्लास में मैंने कहा था आप लोगों को कि इस तरीके का एक ये टूल मिलता है। अगर आप लोग सच में बहुत अगर सीरियस हैं वास्तु के लिए, तो ये टूल होना चाहिए आपके पास। 200-300 रुपए का टूल है, बहुत महंगा नहीं मिलता है ये। इसको शक्ति चक्रा कहते हैं। यस, आप गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे या अमेजन वगैरह पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसको रखिए, मैं इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेंगे कैसे इसको यूज करना है, यूटिलाइज करना है। तो आज के बाद आप लोग अपने घर की डिग्री निकाल पाएंगे, आज के बाद आप लोग अपने घर को प्रॉपर तरीके से मैप भी कर पाएंगे। ठीक है। जो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बात की थी, थोड़ा सा उसको एक 5 मिनट्स के लिए रिवाइज करते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन में देखा था हम लोगों ने। तो देखिए, जो पिछली क्लास में हमने बात की थी, दो चीजें समझने वाली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, एक जो ये वास्तु पुरुष है। वास्तु पुरुष, देखिए हमारे जो वैदिक स्कॉलर थे वो इतने ज्यादा, मतलब उनको नॉलेज, इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग था जिस चीज को हम लोग, मतलब वास्तु पुरुष को हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक कहानी और उस तरीके से पूजा पाठ की चीज ही मान लेते हैं। ठीक है, वो भी अपनी जगह पे सही होगा, लेकिन उसका जो ट्रू सिग्निफिकेंस है, देखिए, और मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इड़ा पिंगला के बारे में बताया। तो इड़ा पिंगला के बारे में देखिए बहुत सिंपल है, ये समझने की जरूरत है हमारे शरीर में भी। ठीक है, हमारे शरीर में जो हमारा राइट हैंड है, वो, उसको जैसे हम कहते हैं ना, अगर आपने भगवान शिव की अगर कोई फोटो देखी होगी, तो आधे शिव होते हैं, आधी आधे पार्वती होती हैं। तो जो आधा, जो राइट हैंड पोर्शन है वो मेल को डिनोट करता है, जो लेफ्ट हैंड पोर्शन है वो फीमेल को डिनोट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में देखिए 3 नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है, जो राइट हैंड साइड है, और ये मतलब कैसे, ये इनविजिबल है, मतलब एनर्जी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो पिंगला है वो सन नाड़ी है, सन, जो जिसको सन एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। ईड़ा जो है वो मून है, और सुषुम्ना क्या है, तो सेंटर, सेंटर की जो वो है। अगर यहाँ पे भी अगर हम उस तरीके से बात करेंगे, तो अगर मेरा माउस आप देख पाएंगे, तो ये जो पोर्शन है ये पिंगला का पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो ईड़ा का पोर्शन है, और ये जो पोर्शन है बीच का वो आपका सुषुम्ना का पोर्शन है। अल्टीमेटली क्या होता है, गोल क्या है, अगर हमें, अगर हमारे बॉडी में इम्बैलेंस कब होता है, जब ये जो इड़ा और पिंगला में जो फ्लो है, अगर वो गड़बड़ हो जाता है। अगर जैसे अगर सिर्फ और सिर्फ अगर पिंगला से ही फ्लो चलना शुरू हुआ तो सन की एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, आपको बहुत ज्यादा घबराहट और उस तरीके से होने लगेगा। अगर इड़ा का फोर्स सिर्फ और सिर्फ बढ़ जाएगा, मतलब मून एनर्जी, मतलब डिप्रेशन और उस तरीके की चीजें, मतलब बहुत ही लो एनर्जी आप फील करने लगेंगे। तो गोल क्या है, गोल ये है कि ये बैलेंस रहे। न्यूमरोलॉजी से या कोई भी ऑकल्ट साइंस अगर हम यूज करते हैं तो अल्टीमेटली उसको हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही जो वास्तु पुरुष है हमारे घर का, वास्तु पुरुष हमारे घर का क्या कहता है कि इसका जो ये पिंगला है और जो इड़ा है वो आपस में बैलेंस होना चाहिए। जब ये बैलेंस, और बैलेंस कैसे होता है, अब देखिए इसी को हम लोग आगे ना और एक्सपैंड करेंगे, जहां पे हम लोग कहेंगे कि आ, जो 5 एलिमेंट है हमारे, देखिए कितना, मतलब अब ये पूरा का पूरा जो वास्तु पुरुष है इससे रिलेट करने वाला है 5 एलिमेंट। जब हम लोग 5 एलिमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे वास्तु पुरुष को मैं प्रॉपर तरीके से उसके साथ रिलेट करने वाला हूँ कि क्यों ये 5 एलिमेंट घर में इस तरीके से होना चाहिए, और बाकी की चीजें भी आपको फिर वो समझ में आएंगी। तो दो चीजें आपको देखिए बहुत ध्यान देने वाली।
एक तो ये ध्यान देना है कि जो इड़ा पिंगला का मैंने कंसेप्ट बताया, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो दूसरा एक कंसेप्ट, इसको हम लोग आगे और इलेबोरेट, जब हम लोग क्या कहते हैं 5 एलिमेंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसको मैं और इलेबोरेट करूंगा। उसमें जो ये जो कंसेप्ट आप देख रहे थे कि ये जो कोल्ड, वेट, ड्राई एंड हॉट, आप ये देख पा रहे हैं ना, समझ लीजिए कि पूरा का पूरा वास्तु, ठीक है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब है, हम क्या कहते हैं कि हमारा जो बेडरूम होना चाहिए वो साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। साउथ ईस्ट जो है सबसे हॉट है, साउथ क्या होगा, उससे कम हॉट होगा। धीरे धीरे हम साउथ वेस्ट की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये गर्माहट जो है, ये जो हीट है वो कम होता चला जाएगा। हम क्या कहते हैं कि साउथ डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर योर बेडरूम। क्यों? क्योंकि वहां पे हल्की सी वार्मथ होती है। जैसे हम सर्दियों में अगर कंबल ओढ़ के सो रहे होते हैं तो कैसे थोड़ी जो गर्माहट मिलती है ना, जिससे अच्छा लगता है, तो साउथ में वो होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना बेडरूम जो है नॉर्थ वेस्ट में बनाओ या आप अपना बेडरूम नॉर्थ में बनाओ, तो क्या होगा? वेट एंड कोल्ड है। वेट एंड कोल्ड का मतलब क्या है? बहुत ऐसे कंफर्टेबल सिचुएशन होगी क्या सोने के लिए। तो ये जितनी भी घर में आपके एक्टिविटी होने वाली, हम कहते हैं कि साउथ ईस्ट में किचन बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? ये हॉट जोन है। अब अगर मान लीजिए किचन में जाके नॉर्थ ईस्ट में बना दूं, ठीक है, अगर मैं किचन नॉर्थ ईस्ट में बना दूं तो कैसा जोन है ये? वेट जोन है। और वेट जोन में मैं क्या कर रहा हूं? अग्नि का काम कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो चार हमने जो इसको डिवाइड किया है पूरे घर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को अगर आप समझेंगे, अगर इस कंसेप्ट को अगर आप लेके चलेंगे, तो आपको ना बिल्कुल ये दिक्कत नहीं होगी कि कौन सी एक्टिविटी कहाँ करनी है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, पूरा मैं बताने वाला हूं बेडरूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, बट एट द सेम टाइम आप अपना कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको लगेगा अरे हाँ, ये तो कोल्ड एरिया है, यहाँ पे ये काम होना चाहिए, ये हॉट एरिया है, यहाँ पे ये काम होना चाहिए। तो उस तरीके उसे उन चीजों को अपने आप जो है आप को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दो पिक्चर जो है, आपका वास्तु पुरुष और आपका ये जो पिक्चर है, ठीक है। और जो मैंने आपको ये इड़ा पिंगला का, चाहे तो इसका आप फोटो खींच के रख लीजिए अपने पास, ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो सबसे लास्ट में, ये सारी राम कहानी से क्या निकल के आता है? सारी राम कहानी से ये निकल के आता है कि नॉर्थ से साउथ में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चलता है, ईस्ट से वेस्ट में जो है सन मूव करता है। तो जो ये रिजल्टेंट फोर्स है यही सुषुम्ना नाड़ी है। ये जो वास्तु पुरुष का जो सुषुम्ना नाड़ी है, जहां से एनर्जी मैक्सिमम फ्लो करेगी, अगर मेरा घर बैलेंस है तो। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट आपने एकदम बढ़िया ओपन कर दिया, ठीक है, लेकिन अगर ईड़ा और पिंगला बैलेंस नहीं है, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट क्यों ओपन रखने को बोलते हैं, साउथ वेस्ट क्यों कहते हैं कि उसको ब्लॉक करके रखो? क्योंकि इड़ा और पिंगला जो है वो जब बैलेंस रहेगा तो नॉर्थ ईस्ट से मैक्सिमम फोर्स आ रहा है, और यही मैक्सिमम फोर्स जो है साउथ वेस्ट में उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यही क्या करता है फिर हमारे मूलाधार चक्रा से हमारे आज्ञा चक्रा पे, मतलब वास्तु पुरुष के आज्ञा चक्रा से शुरू होके इसके मूलाधार चक्रा तक जाता है, और फिर हमारे मूलाधार चक्रा से हमारे आज्ञा चक्रा तक जाता है। और ये क्या करता है? फिर हमारा मैग्नेटिज्म बढ़ाता है। जब हमारा ऑरा बढ़ता है तो देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, कहने का मतलब इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी, ठीक है। जीवन जो भी है, किसी घर में कोई रहता है उसको बहुत ब्लेसिंग मिलती है, किसी को नहीं मिलती। किसी को कोई घर बहुत परेशान करता है, किसी को नहीं करता है। आपको लगता है क्यों ऐसा होता है? नॉट क्योंकि वास्तु अपनी जगह पे काम कर रहा है, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जितनी भी चीजें हैं वो चीजें हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब करती हैं, और इन टर्म क्या होता है, हमारा ऑरा कमजोर होता है, हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो लो होती है, और लाइफ में फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली अगर मेरी एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है, अगर मेरी एनर्जी बहुत हाई है, तो फिर कोई भी चीज मुझे परेशान नहीं करेगी। जो लोग, जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि होते हैं या जो सिद्ध पुरुष हुए हैं,
वो क्या है, उनका जो सुषुम्ना है वो कभी ब्लॉक नहीं होता है, उनकी जो इड़ा पिंगला है वो बैलेंस है, सिद्ध है वो। उन्होंने वो जो एनर्जी है, उनका जो मैग्नेटिज्म है बहुत स्ट्रांग है। अब उनके लिए ये जो भौतिक जितनी भी चीजें हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो ये आप समझने की कोशिश करिएगा। अब आज बात करते हैं, जो आज का टॉपिक हमें देखना है, पहले बात करेंगे फ्रेमवर्क की, और उसके बाद हम लोग सारे लोग देखिए पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा। जितने सिनेरियोज मैं बताने वाला हूं सारे वो सिनेरियोज आपको ड्रॉ करने हैं, उसके बारे में जो लिखवाऊंगा उसको लिखना है। आज के बाद डिग्री निकालने का प्रॉब्लम जो है, या एक्सटेंशन या कट को देखने का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसकी गारंटी है आज के क्लास के बाद 100% होने वाला है। तो फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि जैसे किसी भी घर का जब हम वास्तु करना शुरू करेंगे, ठीक है, किसी भी घर को अगर हम देखेंगे तो किस तरीके से हमें उसको देखना है वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका हम एंट्रेंस देखेंगे। किसी भी घर का अगर हम वास्तु कर रहे हैं तो सबसे पहले हम एंट्रेंस देखेंगे। इसके बाद जो है उसके 5 एलिमेंट देखेंगे, उसके बाद उसके 16 डायरेक्शंस देखेंगे, और उसके बाद हम वास्तु प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, अगर हमने ये 4 स्टेप अगर फॉलो कर लिया तो मेरा घर पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा और मेरे घर से मुझको ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। एंट्रेंस का क्या पर्पस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एंट्रेंस जो है, मतलब अगर हम फेंगशुई की भी बात करते हैं तो फेंगशुई में भी एंट्रेंस को बहुत ज्यादा मतलब वैल्यू दी जाती। ठीक है, तो एंट्रेंस क्या करता है, बेसिकली ये एंट्रेंस जो है वो हमारे इनर स्पेस को आउटर स्पेस से कनेक्ट करने का काम करता है। अगर आपका एंट्रेंस अच्छा है तो वो सारी चीजें, एंट्रेंस भी मैं आपको सिखाऊंगा 32 एंट्रेंस कैसे होते हैं, कौन सा एंट्रेंस अच्छा है, कौन सा एंट्रेंस खराब है, अगर एंट्रेंस मेरा खराब है तो मुझे क्या रेमेडी करनी चाहिए, ये सारी बातें हम आगे जब एंट्रेंस पढ़ेंगे सब पढ़ने वाले, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, अगर आपका एंट्रेंस अच्छा है तो लाइफ में बहुत सारा पैसा, हैप्पीनेस, ग्रोथ, गुड फॉर्च्यून, सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपका एंट्रेंस खराब है तो बहुत सारी नेगेटिविटी आएगी, उस एंट्रेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन से एंट्रेंस में प्रॉब्लम है, कौन से एंट्रेंस में प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सारी चीजें भी आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगर मेरा ऐसा मानना है, अगर आपने अपने घर का, अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते, आपको वास्तु कुछ भी नहीं आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपका एंट्रेंस आपने अगर फिक्स कर दिया, मतलब अगर आपका एंट्रेंस अगर गलत जगह पे है, अगर उसकी रेमेडी कर ली तो कम से कम आपका घर जो है 70% वास्तु कंप्लायंस हो जाएगा। सोचिए कि एंट्रेंस कितना मेजर रोल प्ले करता है, आप ये समझ के देखिए। तो एंट्रेंस जो है किसी भी घर का बहुत 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 मेजर रोल कर प्ले करता है। अगर आपने अपने घर का एंट्रेंस अगर फिक्स कर दिया तो 70% वास्तु अपने आप उस घर की हो जाएगी। छोटी मोटी दिक्कतें यहाँ वहां लगी रहेंगी बिकॉज ऑफ अदर स्टफ, अदर डायरेक्शन, लेकिन एंट्रेंस जो है आपके घर का फिक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब परमानेंट हो जाएगा और उससे ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप ये देखिएगा कि किसी के, जैसे कि कोई मान लीजिए बहुत बड़ा किसी का घर है, अगर उसका एंट्रेंस, अच्छा जैसे ये भी एक माना जाता है कि साउथ का एंट्रेंस नहीं लेना चाहिए। अगर जीवन में बहुत पैसा चाहिए तो साउथ का एंट्रेंस ही चाहिए। अगर आपको जो, अगर अंबानी और बिरला जैसा अगर बनना है तो आपको साउथ का एंट्रेंस ही लेना पड़ेगा। लेकिन कौन सा लेना पड़ेगा, कौन सा नहीं लेना पड़ेगा, नॉट नेसेसरी कि नॉर्थ के सारे एंट्रेंस अच्छे हैं, नॉट नेसेसरली कि ईस्ट का सारा एंट्रेंस अच्छा है, उसमें भी स्पेसिफिक एंट्रेंस है वही अच्छा है। बाकी का एंट्रेंस अगर नॉर्थ का मिला तो वो भी बहुत फैटल रिजल्ट देता है, बहुत खराब रिजल्ट देता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए किसी का अगर बहुत बड़ा घर है, बहुत उनकी मतलब मान लीजिए बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, बहुत उन्होंने प्रोग्रेस किया। अब क्या हुआ, समय के साथ परिवार बड़ा हुआ,
दादाजी थे, उनके दो बेटे थे मान लीजिए, अब वो दोनों अलग अलग हो गए। अब जैसे ही अलग अलग हो गए, जो घर, एक बड़ा घर था पूरा, अब वो आधा आधा हो गया। अब जैसे ही आधा आधा हो गया, घर का सेंटर बदल गया। घर का सेंटर बदल गया तो जो एंट्रेंस की लोकेशन थी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर, वो बदल गई। अब जब सेंटर बदल गया, लोकेशन बदल गई, तो पूरा का पूरा रिजल्ट बदल जाएगा। और आप ये रिलेट कर पाएंगे, इतना बढ़िया है एंट्रेंस का कंसेप्ट। जब आप पढ़ेंगे, आप अगर फाइंड आउट कर पाएंगे कि आपका एंट्रेंस कहाँ पे है, तो उसको आप प्रॉपर तरीके से रिलेट भी कर पाएंगे कि यस, एंट्रेंस इस डायरेक्शन में, इनको ये प्रॉब्लम होगी, इनका एंट्रेंस इस डायरेक्शन में, इनको ये ब्लेसिंग मिल रही होगी। ठीक है ना? तो बहुत, मतलब अगर आप इस कोर्स से अगर कुछ भी सीख के नहीं जा पा रहे हैं, मान लीजिए आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, तो अगर आप सिर्फ एंट्रेंस भी सीख गए, तो 70% घर आपका वास्तु कंप्लायंस हो जाएगा। 70% बहुत होता है, कम नहीं होता है ना? नेक्स्ट बात करते हैं 16 जोन या डायरेक्शन की। ठीक। तो कैसा होता है कि घर को जो है, हम सबसे पहले 5 एलिमेंट की बात कर लेते हैं, फिर 16 डायरेक्शन की बात करेंगे। तो बेसिकली 5 एलिमेंट मतलब पूरे घर को जो है हम पंच तत्वों में डिवाइड कर देते हैं। स्पेसिफिक एरिया, जैसे नॉर्थ का एरिया जो है वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ईस्ट का एरिया जो है वो एयर एलिमेंट को, साउथ का जो एरिया है वो फायर को, और वेस्ट का जो एरिया है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और वेस्ट का एरिया जो है क्या कहते हैं, स्पेस एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। अब कहने का मतलब देखिए, इस पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स में एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज जो बनी हुई है, वो हर चीज जो है 5 एलिमेंट से ही बनी है। अगर हम वास्तु पुरुष की बात करते हैं, तो वास्तु पुरुष कुछ नहीं है, वो वैदिक जो हमारे स्कॉलर थे, उनका वो तरीका है टू टेल यू कि ये और 5 एलिमेंट आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे पूरक है वो मैं आगे आपको, जब मैं 5 एलिमेंट बताऊंगा तो बताऊंगा। लेकिन जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि जो यहाँ पे, जैसे मैं कह रहा हूं कि जो ये एरिया है, अच्छा ये कोल्ड या हॉट क्यों है ना, ये भी हम बात 5 एलिमेंट में करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए भी निश्चिंत रहिए। अब ये जो हॉट एरिया है, हम क्या कहते हैं कि ये जो साउथ वाला जो एरिया है, ये साउथ वाला एरिया जो है वो फायर को डिनोट करता है। ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूं कि भाई जो वास्तु पुरुष है मेरा, उसकी जो पिंगला नाड़ी है, क्योंकि वास्तु पुरुष ऐसे लेटा हुआ है, उल्टा लेटा हुआ है। भाई लेटने को तो ऐसे, मतलब अभी पेट के बल लेटा है, पीठ के बल भी लेट सकता था, लेकिन क्यों पेट के बल लेटा हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो साउथ ईस्ट वाला एरिया है, ये हॉट उसको रिप्रेजेंट करता है। और क्यों रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि वास्तु पुरुष का पिंगला नाड़ी जो है इस तरह फॉल करता है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जब हम सोने की बात होती है, जो सोने की डायरेक्शन, सबको पता है कि नॉर्थ में सर करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का, हम भी अपने आप में एक मैग्नेट है। नॉर्थ में अगर सर करके सोएंगे, तो नॉर्थ का, मतलब जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपस में रेपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो क्या होगा कि आप सो नहीं पाएंगे, आपको बहुत सारे मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन ईस्ट और वेस्ट में, जो ईस्ट डायरेक्शन है, वो रिकमेंडेड है सोने के लिए। मतलब जो हमारा सर है वो ईस्ट में होना चाहिए, वेस्ट में नहीं होना चाहिए। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये वास्तु पुरुष के कंसेप्ट के हिसाब से, वास्तु पुरुष का जो पिंगला नाड़ी है, वो राइट हैंड साइड, मतलब ये हॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप वेस्ट में सर करके सोते हैं, तो आपकी पिंगला नाड़ी, वो भी जो है साउथ डायरेक्शन में आनी शुरू हो जाती है, राइट? तो आपका भी पिंगला नाड़ी, मतलब आपका जो हॉट पोर्शन है वो भी, और वास्तु पुरुष का भी हॉट पोर्शन, दोनों क्या करेगा? अनकंफर्टेबल सिनेरियो क्रिएट करेगा। जब आप ईस्ट की तरफ सर करके सोते हैं, तो आपकी पिंगला नाड़ी और वास्तु पुरुष की इड़ा नाड़ी आपस में मिलती है, तो वो ठंडा है, ये गर्म है, ये एक कंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट करता है। देखिए कितना, मतलब आप समझिएगा कि कितना साइंटिफिक है ये, बहुत बहुत साइंटिफिक है। लेकिन हमें वास्तु पुरुष को उस वैदिक साइंस के नजरिए से देखना होगा, तब हमें वो मर्म स्थान होते हैं,
ऐसे ऐसे पॉइंट्स, जैसे हमारे बॉडी में ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक्चुअल में, जिसको एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर के हिसाब से कहा जाता है कि ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। तो वास्तु पुरुष को हमने यहाँ बिठा दिया, वही सारी चीजें निकल के सामने से आ गई। तो ये चीजें समझने वाली, ठीक है। अब 5 एलिमेंट की बात थोड़ी और कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको मैं 5 एलिमेंट पढ़ा दूंगा, आपको ना हर एक चीज जो है वो 5 एलिमेंट के फॉर्म में दिखनी शुरू हो जाएगी। एक चीज मैंने आप लोगों को और बताई थी पहले क्लास में, क्या बताई थी? वस्तु और वास्तु। मैंने क्या बताया था कि वास्तु की सही स्पेलिंग क्या है? VAASTU, है ना। और VASTU क्या होता है? वस्तु होता है। तो कोई भी धरती पे, इस धरती पे कोई भी चीज है, वो हर चीज क्या है? वस्तु है। उसकी अपनी एक वाइब्रेशन है, अपनी एक फ्रिक्वेंसी है। सांख्य दर्शन ये कहता है कि हर एक चीज, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, सब में क्या है? तो प्राण ऊर्जा फ्लो कर रही है, मतलब सब में अपनी एक फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन होती है। वास्तु क्या है? तो वास्तु वो विज्ञान है जो ये बताता है कि ये जो ऊर्जा है, इस पर्टिकुलर चीज की जो ऊर्जा है, उसको हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से हम उसको अरेंज करें। मतलब अगर किचन है, जैसे मान लीजिए कि किचन का गैस स्टोव है, ठीक है। वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब अगर वास्तु क्या कहता है कि नाउ ये जो फायर है, वो किस तरीके से हम अपने घर में अरेंज करें कि हमें ऑप्टिमम रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। जो ये साइकिल है, जो ये वास्तु पुरुष इस तरीके से लेटा है, उसकी इड़ा या पिंगला नाड़ी ना डिस्टर्ब हो। एक चीज मैं आपको और आगे बताऊंगा जब हम पंच तत्वों की बात करेंगे, कि हमारे घर में जो एनर्जी मूव करती है वो क्लॉकवाइज, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी जब मूव करती है तो वो क्लॉकवाइज मूव करती है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी जब मूव करती है तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। नॉर्थ को ओपन रखना है और साउथ को क्लोज रखना है, इसके पीछे भी इसी एनर्जी का, मतलब हमारे घर में जो एक एनर्जी फ्लो कर रही है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। तो ये जो 5 एलिमेंट का कंसेप्ट है, चाहिए वास्तु पुरुष का कंसेप्ट है, ये सारे क्या करते हैं? ये सारे हमें वो फॉर्मूलाज बताते हैं कि कैसे अपने घर को हम अरेंज करें कि जो ये क्लॉकवाइज एनर्जी है वो डिस्टर्ब नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एनर्जी डिस्टर्ब कर दी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा? अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो रुक जाएगी, और रुक जाएगी तो प्रॉब्लम आएगा, प्लस हो सकता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर दे। अब क्लॉकवाइज क्या कर रहा है? वो एनर्जी जनरेट कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा? वो एनर्जी सक करना शुरू करेगा। और जब सक करना शुरू करेगा तो क्या होगा? एनर्जी तो कहीं ना कहीं से आनी चाहिए ना। कहां से आएगी? जो आपके शरीर में जो फ्लो कर रही है एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम मूलाधार टू आज्ञा चक्रा, अब वो आज्ञा से मूलाधार करके निकलनी शुरू हो जाएगी, बीमारियां आनी शुरू हो जाएगी, तरह तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। हम क्या कहते हैं कि हमारा घर वास्तु कंप्लायंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एनर्जी के फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया। साइंस को समझिएगा इसके पीछे के, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये 5 एलिमेंट हैं, हम इवेंचुअली क्या होगा, धीरे धीरे हमें ये एक क्या कहते हैं, हमारी आदत डेवलप हो जाएगी कि हर चीज को हम पंच तत्वों के हिसाब से देखना शुरू कर देंगे। जैसे पानी है, पानी की टंकी, पानी की टंकी अगर छत के ऊपर लग गई तो वो अर्थ एलिमेंट हो गई। क्यों? उसमें वेट आ गया। एक जगह आपने 500 लीटर, 1000 लीटर, 5000 लीटर की टंकी अगर आपने बना दी, तो उसमें वेट आ गया, वो अर्थ एलिमेंट बन गया। लेकिन वही पानी की टंकी अगर जमीन के नीचे है, अब जमीन के अंदर, जमीन तो कितना भी वेट ले सकता है, तो जब वो जमीन के नीचे चली गई तो वो वाटर एलिमेंट बन गई। ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या है कि हमें पूरे सृष्टि को, हर एक वस्तु को उन पंच तत्वों की कैटेगरी से देखना शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम उस वस्तु को पहचान पाएंगे, जब हम उस वस्तु को, वस्तु के एनर्जी को पहचान पाएंगे, तभी तो वास्तु प्रिंसिपल को यूज करके उसको उस तरीके से अरेंज कर पाएंगे, है ना। अगर मुझे यही पता नहीं है कि ये जो मेरे पास सामान है, इसकी क्या क्वालिटी है, ये किस कैटेगरी में आता है, ये किस तरीके का वस्तु है, तो मैं उस पर वास्तु कैसे अप्लाई कर पाऊंगा? ठीक है।
तो आज के बाद कभी भी अगर आप वास्तु लिख रहे हैं तो डबल ए के साथ लिखिएगा, अदरवाइज अगर आपने एक सिंगल ए लिखा तो वो वस्तु हो जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक कभी नहीं करनी। इसके बाद हम आते हैं 16 डायरेक्शन। तो पूरे घर को हमने क्या किया, 5 एलिमेंट में डिवाइड कर दिया। अब उस 5 एलिमेंट को भी फर्दर बाइफरकेट करते हैं यूजिंग 16 डायरेक्शन। तो अपने पूरे घर को हम क्या करते हैं, 16 डायरेक्शंस में डिवाइड करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर ईच एंड एवरी डायरेक्शन की अपनी एक क्वालिटी है, अपनी एक प्रॉपर्टी है। वो क्या करता है, वो डायरेक्शन एक पर्टिकुलर गुणधर्म रखता है और वो उससे आपको उस तरीके की ब्लेसिंग मिलती है। तो जैसे देखिए क्या होता है कि एक डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन का अपना एक एट्रीब्यूट है, अपनी एक क्वालिटी है, अपनी एक प्रॉपर्टी है। अब उस डायरेक्शन में मैं किस तरीके का वस्तु रखता हूं, उससे डिफाइन होता है कि उस डायरेक्शन का वास्तु कैसा है। समझ पा रहे हैं आप लोग कि उस डायरेक्शन का अपना एक एट्रीब्यूट है, अपना एक क्वालिटी है। उस डायरेक्शन में मैं किस तरीके का वस्तु रखता हूं कि उससे उसका एक वास्तु डिफाइन होता है। ठीक है, अब इसको और फर्दर इलैबोरेट करते हैं। जैसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो रिलेशनशिप की डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन, अगर मेरा बैलेंस है, बैलेंस क्या है उसकी बात भी करेंगे आगे। अगर मेरा साउथ वेस्ट डायरेक्शन बैलेंस है, मैं अगर दो जो डक होते हैं, मतलब मैंड्रिन डक उनको बोलते हैं, ठीक है, अगर दो किसी या किसी भी बर्ड का अगर जोड़ा मैंने वो उस डायरेक्शन में रख दिया, वो क्या करेगा, लव को डिनोट करता है। ठीक है, तो इस वस्तु का काम क्या है, लव को डिनोट करना, प्यार को डिनोट करना, प्रेम को डिनोट करना। और जब मैंने उसको सही जगह पे रख दिया जहां पे रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप में क्या आ जाएगा, प्यार आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? मतलब हस्बैंड वाइफ में धीरे 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 जो मन मुटाव है वो खत्म होना शुरू होगा और धीरे धीरे उनके बीच में प्यार आना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हो गया कि वस्तु को हमने वास्तु के हिसाब से स्टैब्लिश कर दी। अब अगर वहीं पे उसी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर मैंने एक पेड़ लगा दिया, ठीक है, मान लीजिए मेरे घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन ओपन है। ओपन है तो क्यों खराब है, जब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एनर्जी की बात करेंगे वहां पे उसका आंसर मिल जाएगा आपको। लेकिन मान लीजिए मैंने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक पेड़ लगा दिया। पेड़ क्या है, एयर एलिमेंट है, वो अर्थ एलिमेंट जो साउथ वेस्ट है हमारा उसका एंटी। पेड़ कैसे बड़ा होता है, पेड़ क्या करता है, अर्थ को डिस्ट्रॉय करके ही बड़ा होता है, राइट। अर्थ को तोड़ेगा, अर्थ को यूटिलाइज करेगा, तो वहां पे क्या होता है, अर्थ एलिमेंट मेरा खराब होना शुरू हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि जो पेड़ जो ये वस्तु है उसके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या है, नहीं अच्छा है। वास्तु के हिसाब से जो एनर्जी प्रिंसिपल है उसके हिसाब से पेड़ को साउथ वेस्ट में लगाना गलत हो जाएगा। तो मतलब हर एक डायरेक्शन उसका अपना एक गुणधर्म है, हर एक वस्तु उसका अपना एक गुणधर्म है। जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं, जब इन दोनों को हम मिलाते हैं, तो वो एक फाइनल रिजल्ट देता है जिसको हम एक्सपीरियंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो अपना गुणधर्म है, अगर उसके मिलती जुलती चीजें वहां पे गई तो जो एक्सपीरियंस क्रिएट होगा लाइफ में वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्रिएट होगा। अगर जिस जगह की हम बात करें, अगर वहां पे हमने कोई ऐसी चीज लगा दी जो उसके नेगेटिव है, ऑपोजिट है, उस वस्तु वो वस्तु जो है वो उससे ऑपोजिट है, तो वहां पे नेगेटिव एक्सपीरियंस क्रिएट होगा। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमें उसी चीज को समझना है, हमें हर वस्तु की प्रॉपर्टी को समझना है, और जो 5 एलिमेंट है हमें उसको समझना है, और हमें 16 डायरेक्शन को समझना है। अगर हम ये तीन चीजें समझ गए तो क्या होगा, अगर हम 5 एलिमेंट समझ गए तो उसको किस तरीके से घटाना है, बढ़ाना है, क्या करना है वो हम कर पाएंगे। हर एक वस्तु की अगर हम प्रॉपर्टी समझ गए तो 16 डायरेक्शन की प्रॉपर्टी समझ के उसको किस तरीके से स्टैब्लिश करना है, किचन मेरा कहाँ रहेगा, बर्नर उसमें कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, क्या करना है, ये सारी चीजें फिर एक एक करके आप, जैसे मान लीजिए, अच्छा उसकी आगे बात करेंगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें करने के बाद, जैसे मान लीजिए अगर आपको, आपने अपना एंट्रेंस फिक्स कर दिया,
आपने अपने 5 एलिमेंट को बैलेंस कर लिया। कैसे करना है बैलेंस मैं बताऊंगी। ये करने के बाद अब आप 16 डायरेक्शंस में आते हैं, ठीक है, उनका गुणधर्म देखते हैं। 5 एलिमेंट बैलेंस करने के बाद मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि आप कहते हैं कि सर मेरे जीवन में मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, मैं जॉब चेंज करना चाह रहा हूँ, जॉब चेंज ही नहीं हो पा रहा है। या आप ये कहते हैं कि मुझे तो इतने महीने से मेरे पास जॉब ही नहीं है, मैं कब से अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पा रही है। इस तरीके की चीजें भी आएंगी, है ना। तो अब हमें देखना है कि कौन से डायरेक्शन का गुणधर्म जो है वो अपॉर्चुनिटी लेके आता है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली अपॉर्चुनिटी क्या करेगा, आपको पैसा दिलाएगा। लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है अगर, तो आप किस तरीके से उस चीज को फिर कर पाएंगे। तो क्या हुआ, नॉर्थ डायरेक्शन आपने देखा कि आपको अपॉर्चुनिटी दिलाता है। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप अब ये देखेंगे कि क्या नॉर्थ डायरेक्शन मेरा सही है, बैलेंस है। बैलेंस का मतलब क्या वो पंच तत्वों से बैलेंस है हर तरीके से। क्या वहां पे ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कुछ ऐसा तो हमने नहीं कर दिया है कि उस नॉट डायरेक्शन क्या है, वाटर एलिमेंट है, कुछ हमने ऐसा तो नहीं रखा है कि उस वाटर एलिमेंट का एंटी हमने रख दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको बैलेंस कर लेंगे। जैसे ही आप उसको बैलेंस करेंगे उसके जो नेगेटिव परिणाम है, रिजल्ट है, वो रुक जाएंगे, वो आने बंद हो जाएंगे, ठीक है। वो अपने आप धीरे धीरे उनका वो आने बंद हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब क्या करना है आपको, आपने उसको बैलेंस कर दिया। अब आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि 6 महीने 8 महीने साल भर के बाद मुझे जॉब मिलेगी तो चलेगा, ठीक है। तो अब आता है नेक्स्ट स्टेप, जो आता है वो आता है, जो हमारा फाइनल स्टेप है वो है वास्तु प्रोग्रामिंग। मतलब कि अब मैंने अपने पूरे घर को बैलेंस कर दिया। अब मैंने अपने 16 डायरेक्शंस को भी बैलेंस कर दिया। और इसके बाद जो है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये देखता हूं, जब मैंने सब कुछ बैलेंस कर दिया, मैंने अपने डोर को, एंट्रेंस को भी बैलेंस कर दिया। अब फाइनली मुझे क्या देखना है, अब मुझे जीवन में किस चीज की आवश्यकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि या तो जॉब ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। तो उसके लिए हमें फिर उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को देखना पड़ेगा, और वहां पे हम क्या करते हैं, बैलेंस करने के बाद, जैसे क्या होता है, आपने कहीं कोई क्लास अटेंड की, वहां पे उन्होंने बोला कि नॉर्थ डायरेक्शन में आप ये रख लो, आपने वो रख लिया, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला। फिर आप कहते हैं अरे कुछ नहीं है, सब फालतू है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने उस साइंस को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे, वास्तु प्रोग्रामिंग जो है आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो वास्तु प्रोग्रामिंग मतलब क्या हुआ, ये एक बूस्टर है आपके उस पर्टिकुलर नीड को जल्दी से जल्दी डिराइव करने के लिए या अचीव करने के लिए, ये एक बूस्टर का काम करता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर नॉर्थ में अगर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्थ में मैं कुछ ऐसी चीजें लगाऊंगा। और देखिए ये जो वास्तु प्रोग्रामिंग है ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ड्रिवन होता है, ठीक है। वो कैसे होता है, पंचकोश के बारे में मतलब मैंने थोड़ा बात किया था, बट वो फिर एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उसकी बात बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि ये एक बूस्टर का काम करता है। तो अब ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारा बूस्टर चाहिए, वो भी सही नहीं है ना, राइट। तो हमें क्या करना है, ये सब बैलेंस करने के बाद अपने लाइफ प्रॉब्लम्स को लिखना है, क्या क्या दिक्कतें हैं मेरे जीवन में, और उनको फिर आप रैंक असाइन करिए कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि अरे पैसा नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रहा है, जॉब भी नहीं लग रही है। तो अब पैसे की डायरेक्शन, कैश फ्लो की डायरेक्शन कौन सी है, कैश फ्लो की डायरेक्शन है साउथ, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो है कैश फ्लो की डायरेक्शन है। फायर, जो फायर, जो अग्नि है, वो जो है कैश फ्लो को लेके आता है। फायर या जो अग्नि है वो कैश फ्लो को लेके आता है, पैसा मतलब फायर, ठीक है। तो अब मान लीजिए किसी के पास ऑलरेडी नौकरी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है जिस तरीके से आना चाहिए, नहीं आ
तो हम क्या करेंगे, उसके साउथ ईस्ट को फिक्स करने की कोशिश करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, फिर वहां पे कोई वास्तु प्रोग्रामिंग करेंगे, कोई रेमेडी अप्लाई करेंगे। नॉर्थ में अगर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो वहां पे अलग तरीके से हम काम करेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये हमें समझने की जरूरत है। तो ये जो वास्तु प्रोग्रामिंग है, बेसिकली लाइफ में मेरे जीवन में क्या दिक्कतें हैं, देखिए ये रेमेडी वाला पार्ट है। जो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में आपने कोई रेमेडी करी, ठीक है, और वो काम नहीं किया बिकॉज आपने ये पहले के जो प्रोसेस थे उनको आपने फॉलो नहीं किया, और जब तक उसको आप फॉलो नहीं करेंगे आपकी लाइफ में वो काम नहीं करेगा। तो ये लास्ट स्टेप जो है हमारा रेमेडी वाला, जो मैं आपको सिखाऊंगा कि हर डायरेक्शन में हम कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं और जिससे हमें लाइफ में ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो ये चार जो मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया, एंट्रेंस, उसके बाद जो है हमारा 5 एलिमेंट, ठीक है, समझेंगे उसको कैसे वो क्रिएट हो रहा है, कैसे वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, कैसे उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। और बहुत सिंपल है बैलेंस करना, मतलब ये मत सोच के चलिएगा कि बड़ी सारी, मतलब ये सब सर जो इतनी चीजें बता रहे हैं होगा कैसे, बहुत सिंपल है। बहुत छोटी छोटी चीजों से ये चीजें बैलेंस हो जाती हैं, इतनी सरप्राइजिंगली बैलेंस हो जाती है, आप लोग कह रहे वाह कितना मतलब इजी है वास्तुशास्त्र, ठीक है। इसके बाद जो है 16 डायरेक्शन, अब उस 5 एलिमेंट को भी हमने फर्दर बाइफरकेट किया और 16 डायरेक्शंस में आ गए। अब ईच एंड एवरी डायरेक्शन का अपना एस्पेक्ट है, अपना गुणधर्म है, और उसके बाद जो है वास्तु प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। तो वास्तु प्रोग्रामिंग मतलब किस चीज की नीड है लाइफ में, उसको हम और ज्यादा अपने जीवन में कैसे लेके आ सकते हैं, उस चीज को करने के लिए हम जो है फिर वास्तु प्रोग्रामिंग करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा जो मैंने आपके साथ फ्रेमवर्क शेयर किया, यही मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, और यही जो है आपका कंप्लीट वास्तुशास्त्र हो जाएगा। यहाँ जितनी भी चीजें इसमें सब चीजें अपने आप इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, द वर्क पार्ट 1। वर्क मतलब हमें जो करना है, बिना इसको किए हम अपने घर का वास्तु नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा कि अगर कोई भी, देखिए कैसा है कि जैसे अगर स्क्वायर प्लॉट है तब तो बड़ा आसान है उसको निकालना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 99% तो प्लॉट स्क्वायर मिलते नहीं है ना। जो आज के घर टाइम में अपार्टमेंट्स में, हम मैक्सिमम लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हमारा कोई भी अपार्टमेंट ऐसे प्रॉपर स्क्वायर तो होता नहीं है, उसमें बालकनी निकली हुई है, उसमें यहां से कटा है वहां से कटा है। तो कैसे हम घर का सेंटर निकाल के कैसे हम डिग्री निकालेंगे, बड़ी सारी दिक्कतें आई होंगी आप लोगों को आज तक। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, मे बी क्लासेस भी करी होंगी, ठीक है। उसके बाद भी डिग्री का जो कंसेप्ट है आपका आज भी सॉल्व नहीं हो पाया होगा, तो वो आज सॉल्व होने वाला है, इसकी 100% गारंटी, ठीक है। एक चीज और बताता हूं, देखिए जैसे कि एक बड़ा ही कॉमन सा जो मिथ है, ठीक है, बड़ा ही कॉमन सा मिथ क्या है, जैसे अगर ये घर है, ठीक है, अगर, तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जैसे नॉर्थ डायरेक्शन, अगर इधर कहीं अगर नॉर्थ डायरेक्शन आता है तो हम क्या कहते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो यहाँ पे हम नॉर्थ ईस्ट मान लेते हैं, यहाँ पे हम साउथ ईस्ट, मतलब घर का जो कोना है वो हमने साउथ ईस्ट मान लिया, घर का जो कोना है नॉर्थ ईस्ट मान लिया, ठीक है। कोई आपके घर में आए, पंडित जी भी आए अगर पूजा वूजा करने, अरे बड़ा बढ़िया घर है आपका, एकदम वास्तु सम्मत घर है, बहुत बढ़िया घर है, ठीक है। साउथ ईस्ट में देखिए किचन आ गया आपके, बहुत अच्छा। जब, अब अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, ठीक है, ये लेमन वाली बात हो गई, ठीक है। 90% हम सब लोग ऐसे ही देखते हैं, आज से 10 साल पहले मैं भी ऐसे ही देखता था, ठीक है। लेकिन जब आपने घर की डिग्री निकाली या एक्चुअल नॉर्थ निकाला, अब नॉर्थ जो है आपका यहाँ ना होके आपका नॉर्थ मान लीजिए यहाँ आता है, ठीक है। तो अब जब नॉर्थ यहाँ आ गया तो साउथ कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है। अब देखिए कैसे हर एक चीज शिफ्ट हो जाएगी। तो जो आपका ये साउथ ईस्ट यहाँ पे आ रहा था, अगर नॉर्थ यहाँ पे है, साउथ यहाँ पे है, तो ईस्ट यहाँ पे चला गया, वेस्ट यहाँ पे चला गया। तो ये जो डायरेक्शन है जिसको मैं ईस्ट मान रहा था, ये क्या हो गया,
साउथ ईस्ट हो गया। ये डायरेक्शन जिसको मैं नॉर्थ ईस्ट मान रहा था, वो डायरेक्शन क्या हो गई, ईस्ट हो गई। ठीक है, हम क्या है, घर में गए, अरे हाँ नॉर्थ तो इधर ही कहीं आता है, तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये हमने साउथ ईस्ट निकाल दिया। ये बताने का पर्पस क्या है, ये बताने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि डिग्री निकालना घर का सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने मान लिया कि मेरा ये नॉर्थ है, तो मैंने ये पोर्शन अगर नॉर्थ का मान लिया, तो मैं जो भी उपाय करूंगा वो मैं यहां पे करूंगा। अब जब मैं नॉर्थ में उपाय कर रहा हूं, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह रहा हूं कि नॉर्थ की डायरेक्शन जो है वो अपॉर्चुनिटी देती है। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहा हूं कि भाई मैं ये चीज यहां रख रहा हूं, अब मुझे इस चीज की ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। लेकिन फिर वास्तु प्रिंसिपल क्या कहेगा, भाई तुमने नॉर्थ में तो रखा ही नहीं, कैसे तुम्हें ब्लेसिंग मिल जाएगी? आप समझ पा रहे हैं? और ऐसा बहुत होता है, जैसे जब मैं कभी गांव वगैरह जाता हूँ अपने, वहां पे कोई घर बना रहा है, उन्होंने वैसे ही अपना, मतलब वहां पे तो क्या है, गांव वगैरह में बहुत प्रॉपर नक्शे नक्शे वक्शे बनते नहीं है, ठीक है। बस ऐसे एक, ये यहाँ पे, हाँ ये ईस्ट है, इधर से ईस्ट है, यहाँ से सन निकलता है, ठीक है। अब सन सामने से निकल रहा है कि सन एंगुलर निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, वो तो देखने की जरूरत है ना। क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा, तो आपको जो 16 डायरेक्शन आप मार्क करने वाले, जो 5 एलिमेंट की जो आप जोन मार्क करने वाले, सब गलत हो जाएगा। और जब सब गलत हो जाएगा, तो अब क्या हुआ, और ये मतलब एक लाइव केस बताता हूं मैं आपको, कि जैसे कि साउथ ईस्ट में जो है, कोई एक जानने वाले हैं मेरे, उनके साउथ ईस्ट में उनको लगता था कि उनका किचन बहुत परफेक्ट है, एकदम साउथ ईस्ट में आता है। जब डिग्री वगैरह निकाल के उसको देखा गया, तो जो ईएसई का जोन है, ठीक है, ईएसई का जो जोन है वो मतलब वहां पे किचन आता है। जब भी वाइफ जो है खाना बनाने जाती थी, जब भी वाइफ जो है खाना बनाने जाती थी, तो किचन से आने के बाद बहुत ज्यादा हस्बैंड वाइफ में थोड़ा तनाव और तू मैं हो जाता था। ठीक है, हर बार, मतलब एवरी सिंगल टाइम का मतलब ये होता। तो जब एनालाइज किया गया, तो ये पाया गया कि जो उनका बर्नर है, जो किचन है, वो किचन साउथ ईस्ट में ना आके ईएसई वाले जोन में आता था। मैक्सिमम जो किचन का एरिया था वो ईएसई जोन में आता था, और जो बर्नर है किचन का, जो स्टोव था, वो ईएसई के जोन में रहता था। तो जब जब खाना बनता था, अग्नि प्रज्वलित होती थी। अग्नि जब जब प्रज्वलित होती थी, तो वो एंटी एक्टिविटी है ईएसई के लिए। ईएसई का काम क्या है, चर्निंग देना, ठीक है, मतलब दिमाग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देना। तो जब वाइफ आधा घंटा 1 घंटा वहां बिता के आती थी, साथ में वहां पे फायर जल रहा है, तो उनका दिमाग बहुत एक्टिव हो जाता था। जिस चीज से इरिटेशन नहीं भी होनी होती थी, उस चीज से भी इरिटेशन होना शुरू हो जाता था। और सामने वाला क्या सोचता था कि मेरा किचन तो परफेक्ट है, साउथ ईस्ट में है, ठीक है। अब देखिए, इससे 2 3 समस्याएं हो गई। एक, आपका ईएससी में चूल्हा आ गया, वो बहुत बड़ी समस्या, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम लेके आ रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है, जो साउथ ईस्ट जहां पे एक्चुअल में अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए, साउथ ईस्ट में गर्माहट बहुत जरूरी है। अगर साउथ ईस्ट में अगर आपकी फायर अगर बैलेंस नहीं है, आप कितना भी घमासान कर लीजिए, पैसा नहीं आएगा, चाहे जो मन वो कर लीजिए। बहुत सिंपल सी बात है। तो अब क्या हुआ कि जो हम सोचते थे साउथ ईस्ट में आग जल रहा है, वो भी नहीं जल रहा है। इसका मतलब एक तो ईएससी गड़बड़ हो ही रहा है, और साउथ ईस्ट में जहां फायर जलनी चाहिए वहां फायर भी नहीं जल रहा है, ठीक है। तो मतलब वहां से भी प्रॉब्लम आ रही है, तो पैसा आ रहा है तो रुक नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जब तक हम डिग्री नहीं निकालेंगे सही से, तब तक इन चीजों का जवाब सही से नहीं मिलेगा। और यही होता है, हम क्या करते हैं, अरे सन यहां से निकलता है, हमने निकाल लिया, और उस तरीके से पूरा का पूरा एक लमसम मार्किंग कर ली। 1 2 डिग्री भी यहाँ वहां होने से बड़ी समस्या हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अगर कोई स्क्वायर प्लॉट है, अब हम सेंटर निकालना शुरू करेंगे किसी भी घर का। जब तक सेंटर नहीं निकालेंगे तब तक डिग्री नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई प्लॉट अगर स्क्वायर है, तो उसका सेंटर निकालना बहुत इजी है, क्योंकि लेट मी शेयर अगेन।
जैसे अगर हम अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज यहीं से शुरू हो गए। आप सब लोग नोट बनाएंगे, आप सब लोग इसको नोट करते चले जाएंगे, एक एक करके जितने भी तरीके के प्लॉट्स होंगे आप सबका निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका कोई घर है या आपका कोई प्लॉट है, अगर वो स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है, आप इस डायरेक्शन को, इसको, जिसको हम डायगोनल वो कहते हैं, उसको हम सिर्फ अगर मैच करें दोनों एंड को, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो ये आ गया, ये मेरा सेंटर हो गया, जिसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं वास्तु में। 10% एरिया जो घर का, 10% जो एरिया है घर का, वो ब्रह्म स्थान का एरिया होता है। वो भी कैसे निकालेंगे, वो भी जब आगे समय आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ सेंटर निकालने पे फोकस करते हैं। ऐसे ही अगर रेक्टेंगल है मेरा प्लॉट या रेक्टेंगल है मेरा घर, ठीक है, देखिए ये दोनों, ये जो पिक्चर है ये दोनों चीजों के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, घर के लिए भी प्लॉट के लिए। तो ये अगेन मैंने इनको मैच किया, और ये जो मेरा निकला जहां पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है, ये जो है मेरा क्या कहते हैं, सेंटर वाला एरिया है। ठीक है, तो रेक्टेंगल या स्क्वायर जो प्लॉट है उसका सेंटर कैसे निकालना वो आप सीख गए। डिग्री हम आगे बात करेंगे अभी। ठीक है, ये सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो सब लोग यस लिखेंगे चैट बॉक्स में, एक 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 करके, ताकि फिर मैं समझ पाऊं। अगर नहीं क्लियर है तो मैं दोबारा बताऊं। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन इशू होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, यहां तक आप सब लोग मेरे साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। अब अगर इररेगुलर प्लॉट है, तो जितने भी हमारे इररेगुलर प्लॉट होंगे या हाउसेस होंगे, हमें सबसे पहला चीज क्या करना है, या तो उसमें कोई चीज एक्सटेंडेड होगी या तो उसमें कोई चीज मिसिंग होगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले उसके एक्सटेंडेड पोर्शन को या मिसिंग पोर्शन को निकालना पड़ेगा, ताकि उसको हम प्रॉपर रेक्टेंगल या स्क्वायर बना सकें। और जब बनाएंगे उसके बाद ही उसका सेंटर मार्क करेंगे, और उसके हिसाब से फिर हमारा आगे का काम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई इररेगुलर प्लॉट या हाउस है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका एक्सटेंडेड एरिया या मिसिंग एरिया निकालना पड़ेगा। उसके बाद वो प्लॉट या तो स्क्वायर बन जाएगा या रेक्टेंगल बन जाएगा, और जब वो प्लॉट स्क्वायर या रेक्टेंगल बन जाएगा तो उसके बाद जो है फिर हम लोग उसका सेंटर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर प्लॉट का सेंटर निकालने अब आ गया है। अब जो ये मैं रूल आपको बताने वाला हूं, ये रूल हर जगह हर चीज में अप्लाई होगा। 50% और 1/2 रूल। अब ये क्या कहता है थोड़ा मैं पढ़ता हूं, और फिर इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा एग्जांपल्स वगैरह लेके। The 1/2 or often called 50% rule is used to determine if a projection creates a missing corner। ठीक है, जो प्रोजेक्शन है वो मिसिंग कॉर्नर क्रिएट कर रहा है या वो प्रोजेक्शन है। इफ द प्रोजेक्शन इज लेस देन 1/2 और 50% ऑफ द साइड ऑफ द हाउस, देन इट इज प्रोजेक्शन। मतलब, कहने का मतलब है, समझते हैं पहले इसको। 50% रूल हम सब लोगों को हमेशा याद रखना है। क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वॉल है, ठीक है, इस वॉल पे मान लीजिए मेरी एक बालकनी आ रही। मान लीजिए मेरी बालकनी ऐसी, अगर इस वॉल का मैं सेंटर निकालूं तो कहीं ना कहीं यहां आएगा हाफ जो है। ठीक है, तो 50% रूल ये कहता है कि अगर जिस चीज का मुझे सेंटर निकालना है, 50% रूल ये कहता है कि अगर जो हिस्सा
प्रोजेक्टेड है, जो हिस्सा प्रोजेक्टेड है, अगर वो इस वॉल के 50% से कम है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो हिस्सा प्रोजेक्टेड है, हमेशा हमें प्रोजेक्टेड ही देखना है, अगर मिसिंग भी है तो वो अपने आप प्रोजेक्टेड के हिसाब से मिसिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो जो हिस्सा प्रोजेक्टेड है वो 50% से कम है या ज्यादा है। जैसे जो हिस्सा अगर 50% से कम है, ये जो प्रोजेक्शन है, मान लीजिए अगर ये मेरी बालकनी है, मान लीजिए मेरा ये घर है पूरा, ठीक है, जैसे बाकी का मैंने नहीं बनाया, ठीक है। तो अब अगर ये घर है, इसमें अगर इस तरीके से ये प्रोजेक्शन है, तो ये मेरा 50%, ये मेरा 100% हो गया, ठीक है। ये मेरा 50% हो गया, आधा। जैसे अगर मान लीजिए, अगर मैं मानता हूं कि अगर ये 20 फीट है, तो ये 10 फीट है और ये भी 10 फीट है। अब ये जो बालकनी है, अगर ये 50% से कम है इस वॉल के, तो उसको मैं प्रोजेक्शन मानूंगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर ये जो वॉल है जिसपे वो प्रोजेक्शन है, अगर उस वॉल पे, अगर ये 50% से अगर ये कम है जो प्रोजेक्शन है, मतलब यहां पे अगर ये 20 फीट का है, तो ये कितना होगा, बहुत होगा तो 7 फीट होगा। मतलब 50% से 50% कितना हुआ, 20% का, 20 फीट का 10 फीट हुआ। तो अगर वो 10 फीट से छोटा है तो वो प्रोजेक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। सबको क्लियर हुआ ये? अगर हुआ तो यस लिखेंगे। प्रोजेक्शन का मतलब है कोई चीज निकली हुई, बाहर निकली हुई। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक बार फिर से समझेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे सब लोग, बहुत से लोगों को समझा, लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी नो लिखा है, ठीक है। फिर से ध्यान देंगे, फिर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि अगर इसको आप समझेंगे नहीं तो फिर आप आगे की चीजों का कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना, वास्तु फिर नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा घर है और ये मेरे घर में एक बालकनी है, होता है ना, हमारे घर में एक बालकनी होता है, ठीक है। तो 50% रूल ये कहता है कि कोई भी, मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं जरा अपना विंडो क्लोज कर लूं। चलिए, तो 50%, अभी सबसे पहले प्रोजेक्शन के लिए 50% का रूल समझेंगे, सब लोग प्लीज ध्यान देंगे। प्रोजेक्शन के लिए 50% का रूल समझेंगे। तो कोई भी एरिया अगर प्रोजेक्टेड है, अगर वो जिस वॉल पे प्रोजेक्टेड है, कोई भी एरिया अगर प्रोजेक्टेड है, वो जिस वॉल पे प्रोजेक्टेड है, उस वॉल से अगर वो 50% से कम है तो उसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो ये बालकनी है, अगर मैं ये मानता हूं कि ये मेरा 20 फीट का एक वॉल है, ठीक है, और इस वॉल पे ये 7 फीट की मैंने एक बालकनी बना दी, ठीक। अब ये जो 7 फीट की बालकनी है, अगर मैं इस 20 फीट का 50% क्या होगा, अगर मैं करूं तो ये 10 फीट हो जाएगा। 20 फीट का आधा क्या होगा, 10 फीट होगा, 20/2 मतलब 10। तो अब रूल ये कहता है कि अगर इस वॉल पे अगर कोई प्रोजेक्शन है, ठीक है, तो वो प्रोजेक्शन कम से कम अगर 10 फीट से छोटा हुआ, तो वो प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब निकला हुआ हिस्सा, घर के बाहर निकला हुआ हिस्सा, अगर वो 50% से छोटा हो गया, मतलब 50% कितना हुआ, 20 फीट का 10 फीट, अगर 10 फीट से छोटा हो गया तो उसको हम प्रोजेक्शन मानेंगे। सबको क्लियर हुआ ये? वो क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो यस नो करिए चैट बॉक्स में प्लीज। क्लियर हो गया? गुड, ठीक है। सब लोगों ने अभी यस एस लिखा है, आई थिंक दैट्स वेरी गुड, ठीक है। तो 50% रूल ये कहता है कि जो हमारे
जिस वॉल पे, हमेशा हमें उस वॉल को देखना है, ठीक है। स्पेशली फॉर द अपार्टमेंट्स या जो घर बने हुए हैं, जो निर्माण वाला जो हिस्सा है हमारा, उस केस में हमेशा हमें उस वॉल को देखना है जिसपे वो प्रोजेक्शन है, ठीक है। जब अगर वो 50% से कम है प्रोजेक्शन, उस वॉल के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ते हुए नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कि 50% मतलब ये वाला हिस्सा देखने लगे कि कितना निकला हुआ है, नहीं, हमें ये देखना है कि जिस वॉल पे है उस पे कितना परसेंट है उस वॉल का। अगर ये वॉल मेरी 20 फीट की है, तो अगर ये 10 फीट, 50% मतलब 10 फीट, तो अगर ये जो हिस्सा है, अगर ये 10 फीट से छोटा है, मतलब ये 7 फीट का है, जो ये इसकी जो चौड़ाई है वो 7 फीट ही है, तो अगर ये 7 फीट है मतलब 10 फीट से छोटा है, तो ये प्रोजेक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई हिस्सा, ये घर है, अगर घर का कोई हिस्सा इस तरीके से निकला हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए ये 20 फीट की वॉल है, 15 फीट का हमने बालकनी बना दिया, ठीक है। तो यहां पे आपका कितना बचा, 5 फीट ये बचा, ठीक है। तो अगर 50% का रूल फिर से लेके आएंगे, 50% के रूल के हिसाब से वो क्या कहता है कि अगर जो प्रोजेक्टेड हिस्सा है, जो निकला हुआ हिस्सा है, अगर वो 50% से ज्यादा है, जिस वॉल पे है उस वॉल पे वो जो प्रोजेक्टेड हिस्सा है, अगर वो 50% से ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, मिसिंग कॉर्नर क्रिएट करेगा। मतलब जो ये एरिया है, ये एरिया मेरे घर का मिसिंग एरिया हो गया। समझ पाए सब लोग ये? से यस और नो अगेन। सर प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि निकला हुआ हिस्सा जो स्क्वायर में नहीं होता है। ओके फॉर मिसिंग कॉर्नर, ठीक है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जिस वॉल पे है, जिस वॉल पे जब भी हम प्रोजेक्शन, जब भी हम मिसिंग या जब भी हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं, तो हम एक्सटेंडेड जिसको हम कहते हैं, या तो कॉर्नर मिसिंग होगा या तो एक्सटेंडेड होगा। तो जब भी हम मिसिंग या एक्सटेंडेड की बात करते हैं, तो हमेशा जिस वॉल पे है उस वॉल के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि दूसरे वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे 50% का रूल मैंने क्या बताया कि जो भी 50% है, जितना भी मेरा है उसका मुझे 50% निकालना है। अगर उस 50% से ज्यादा का प्रोजेक्शन है, अगर ज्यादा निकला हुआ है चौड़ाई में, अगर 50% से ज्यादा है, तो वो मिसिंग कॉर्नर क्रिएट करेगा, अगर कम है तो वो प्रोजेक्शन क्रिएट करेगा। अब क्या होता है नेक्स्ट, जब मैं घर का सेंटर निकाल रहा हूं, तो जब मेरा जो प्रोजेक्शन वाला हिस्सा है उसको मुझे नहीं लेना है। मतलब घर का अगर मैं सेंटर निकालूंगा, तो मैं अपने घर का सेंटर ऐसे निकालूंगा, मतलब मेरे घर का सेंटर ये हो गया। जब मैं, तो मतलब क्या हुआ कि मेरा जो ये वाला पोर्शन है वो एक्सटेंडेड हो गया, तो मैं ऐसे कुछ रेमेडीज करूंगा कि ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है वो कम हो जाए, ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्ट वगैरह का होगा तो नहीं करेंगे रेमेडी, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड अच्छा होता है, उसकी बात भी हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट वगैरह पढ़ेंगे तो करेंगे। अभी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहां पे जहां पे हमारा मिसिंग कॉर्नर आया था, अब हम क्या करेंगे, इस मिसिंग कॉर्नर को अपने घर का हिस्सा मानते हुए जो हम सेंटर निकालेंगे वो अब ये सेंटर हो जाएगा। और जो ये मिसिंग कॉर्नर है, तो हम कुछ ऐसी रेमेडीज करेंगे कि ये जो मिसिंग कॉर्नर है उसकी ब्लेसिंग, क्योंकि जब मिसिंग कॉर्नर होगा तो वहां कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन आएगी, वो डायरेक्शन थोड़ा वीक हो जाएगा, तो मिसिंग कॉर्नर की रेमेडी करेंगे ताकि उसकी ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाए। सबको क्लियर हुआ ये कि कैसे एक्सटेंडेड या मिसिंग पोर्शन फाइंड आउट करना है, और जब हमने एक्सटेंशन या मिसिंग कॉर्नर फाइंड आउट कर लिया तो कैसे सेंटर निकालना है। 50% रूल को कभी नहीं भूलना है।
एक लाइन में आप लिख सकते हैं, जो भी जिस भी वॉल पे प्रोजेक्शन है उस वॉल को हमें देखना है, जो भी उसकी लेंथ होगी उस लेंथ को हाफ करिए, 50% उस हेल्थ लेंथ का निकालिए। अगर जो भी प्रोजेक्शन है, अगर जो भी बढ़ा हुआ हिस्सा है, अगर वो 50% से छोटा है तो वो प्रोजेक्शन हो गया, एक्सटेंशन पोर्शन हो गया, एक्सटेंडेड पोर्शन हो गया। अगर वो 50% से ज्यादा है तो वो मिसिंग कॉर्नर क्रिएट कर रहा है। अगर एक्सटेंडेड है तो उसको हमें अपने सेंटर में नहीं कैलकुलेट करना है, इस तरीके से सेंटर निकालना है जो यहां निकाला है हमने। अगर मिसिंग कॉर्नर है तो फिर मिसिंग कॉर्नर को अपने घर का पार्ट मान के और फिर हमें सेंटर निकालना है, और फिर कुछ ऐसी रेमेडीज करनी है कि यहाँ पे जो पोर्शन मिसिंग है उसकी उसको कैसे इनहेंस करें वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पे ये एक्सटेंडेड है तो ये भी इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, तो उसको कैसे बैलेंस करना है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबको क्लियर हो गया इररेगुलर प्लॉट का कैसे निकालना है? मैम आएगा, वो भी आएगा, हम बात करेंगे उसकी, है ना? ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको उसको क्लियर रखना है, मतलब आप उस थॉट प्रोसेस में जाइए, यहां भी निकला होगा वहां भी निकला होगा तो क्या होगा। अगर 4 जगह निकला है, मान लीजिए हमने एक घर बनाया, लेट मी, जैसे मान लीजिए आपका कुछ ऐसा घर है, ठीक है। अभी तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये मिसिंग एरिया है ना? लेकिन अगर जो मैंने रूल आपको पढ़ाया है अभी, अगर मैं उस रूल के हिसाब से जाना चाहूं, ठीक है, तो अभी हमें किसके रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा? हमें तो इसी वॉल के रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा ना, या तो इस वॉल के रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये अब अगर मैं इसको स्क्वायर बनाता हूं तो मेरा ये वाला वॉल एक इमेजिनरी वॉल यहां पे खड़ा हो जाएगा। अब ये जो एरिया है वो क्या हो गया, एक्सटेंशन दिख रहा है हमें इस एरिया में कहीं ना कहीं। जब हमें एक्सटेंशन दिख रहा है तो अब 50% रूल क्या कहता है कि अगर ये एक्सटेंडेड एरिया 50% से ज्यादा है तो ये क्या करेगा, मिसिंग कॉर्नर क्रिएट करेगा। ये क्या लग रहा है आपको, 50% से ज्यादा है ये एरिया? है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे मिसिंग कॉर्नर क्रिएट कर दिया। आप समझ पा रहे हैं, है ना? जैसे मान लीजिए अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक घर है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे उसके एक बालकनी है, मान लीजिए आपका ये मेन डोर हो गया। ये मान लीजिए आपने जो यहाँ पे आपने एक ये मान लीजिए आपका एक गराज जैसा कुछ हो गया, ठीक है। अब फिर से देखिए, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक एक चीज को लेना है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, मिक्स नहीं करना है। तो एक एक चीज को लेने का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको ले लेते हैं, बालकनी को। बालकनी जो है ये वॉल के 50% से कम लग रहा है हमें, है ना? इस वॉल के रेस्पेक्ट में हमें देखना है। तो बालकनी क्या है, इस वॉल के रेस्पेक्ट में 50% से कम लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक। अब गराज को देख लेते हैं, गराज का हिस्सा निकला हुआ लग रहा है, ये प्रोजेक्शन लग रहा है ये कि ये निकला हुआ हिस्सा है। लेकिन जब गराज को हम लोग यहां से देखना शुरू करेंगे, इस एक इमेजिनरी वॉल आप यहां से खड़ा कर लेंगे। अब अगर यहां से हम देखते हैं तो ये वॉल के रेस्पेक्ट में, ये वॉल के रेस्पेक्ट में गराज 50% से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो क्या करेगा फिर ये, यहाँ पे क्या करेगा, ये मिसिंग कॉर्नर क्रिएट करेगा, ठीक। तो इस घर का अगर मुझे सेंटर निकालना है तो क्या होगा, मुझे इसको इसको मैच करना है, और ये प्रोजेक्शन है तो इसे मुझे नहीं लेना है। मतलब बेसिकली मेरा सेंटर घर का कुछ इस तरीके से
निकल जाएगा। सबको क्लियर हुआ? से यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। समझ पा रहे हैं सेंटर निकालना अब इजी हो रहा है, राइट? अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 50% रूल जो मैंने बताया आपसे, इसको आप हमेशा याद रखिए। कहीं भी किसी भी सिनेरियो में इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और ये हमेशा काम करेगा। ठीक है? अब देखिए, दो तीन क्वेश्चंस आए हैं, जैसे घर में ओपन एरिया है तो उसको कैसे करेंगे, और वो सब चीजें, तो वो भी अभी आने वाला है। ठीक है? एक चीज बस आप करिए कि जितना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप वहां तक बने रहिए। बाय द जब ये क्लास खत्म होगी, ये सेंटर निकालने से रिलेटेड और डिग्री निकालने से अब सब समझ जाएंगे अपने आप, उसमें कुछ बचेगा नहीं। ठीक है? अब ये आपने सीख लिया। अब एक दो सिनेरियोज ऐसे आएंगे, जैसे प्लॉट की बात। मैम अगर प्रोजेक्शन एग्जैक्टली 50% है, के दास जी ने ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो उसको फिर मिसिंग कॉर्नर क्रिएट करके उसकी रेमेडी कर लीजिए, या फिर जो प्रोजेक्टेड कॉर्नर है उसकी रेमेडी कर लीजिए, मतलब जो एक्सटेंडेड कॉर्नर है उसकी रेमेडी कर लीजिए। ठीक है? चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डेविएट मत करिए आप लोग, आप देखते जाएंगे, आप अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मान लीजिए कि इस तरीके का कोई प्लॉट आ गया। ठीक है? अब अभी तक हमने एक घर की बात की, अपार्टमेंट की बात कर ली, बालकनी वगैरह निकली या गराज निकला हुआ, या घर यहां से निकला है वहां से निकला है। ठीक है? अब अगर मान लीजिए कि अगर कोई प्लॉट वगैरह आ जाए, ठीक है, तो उसमें कैसे समझेंगे कि एक्सटेंशन है या मिसिंग कॉर्नर है? लेट मी टेक द सेम पिक्चर, आई थिंक इससे इतना काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक ये सिनेरियो आपके पास आ गया। ठीक है? तो इस सिनेरियो में कैसा है कि आपके पास एक प्लॉट है, जहां पे आप ये देख पा रहे हैं कि एक तरफ का जो लेंथ है वो 40 फीट के आसपास है, दूसरे तरफ का लेंथ जो है 32 फीट के आसपास है, ये 30 है और 55 है। अब अगर हमें फाइंड आउट करना है, अगेन 50% का रूल अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो एक्सटेंशन कहाँ पे है? एक्सटेंशन हमें यहीं दिख रहा है, इसी पोर्शन में दिख रहा है, राइट? है ना? क्योंकि यहां से तो हम अगर इसको स्क्वायर बनाते हैं तो एक्सटेंशन यहीं दिख रहा है हमें। तो अगर मुझे एक्सटेंशन यहाँ जिस लाइन पे मुझे एक्सटेंशन दिख रहा है, मैं उस लाइन को देखता हूं, मतलब ये मेरा पूरा लेंथ हो गया। ठीक है? दिस इज माई कंप्लीट लेंथ। अब मुझे अगेन 50% रूल अप्लाई करना है कि क्या इस लेंथ से ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है, क्या वो 50% ज्यादा है या नहीं है? ठीक है? समझ पा रहे हैं आप? तो ये जो निकला हुआ है, जो ये प्रोजेक्शन है, ये 50% से ज्यादा है क्या? नहीं है ना 50% से ज्यादा। तो हमने क्या रूल पढ़ा कि अगर 50% से ज्यादा नहीं है तो वो क्या होगा? वो एक्सटेंशन में काउंट होगा। और जब हम एक्सटेंशन में उसको काउंट करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको फिर छोड़ देते हैं। जब सेंटर पोर्शन निकालते हैं तो छोड़ देते हैं, मतलब ये हिस्सा जो है एक्सटेंशन में आ जाता है, तो उसको हम छोड़ देंगे। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ,
अगर ऐसे एक्सटेंडेड प्लॉट अगर मिल जाए तो हमको लेने में दिक्कत नहीं है, अच्छा रिजल्ट दे के जाते हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट मतलब एकदम ही एक्सटेंडेड हो गया बहुत ज्यादा, मतलब हम जैसे नेचुरल, जैसे अब ये प्लॉट है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्लॉट हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका नॉर्थ हो गया, यहाँ पे आपका ईस्ट आ गया, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। मतलब अगर मैं यहाँ से अगर वो फिर से रूल अप्लाई करूँ, तो ये जो लाइन है, अगर मैं इसको स्क्वायर बना दूं, तो ये 50% से कम है ये वाली, तो हम क्या कहते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट इसका एक्सटेंडेड है, मतलब ये जो पोर्शन है वो एक्सटेंशन वाला आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा प्लॉट मिल गया, ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिखता है, अगेन हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को अगेन हमें अगर कहीं ना कहीं इस तरीके से इस चीज को वो करना पड़ेगा, ठीक है, जितना मैक्सिमम एरिया हम ले सकते हैं लेंगे, बाकी का जो एरिया है उसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंडेड एरिया मान लेंगे। तो अगर ऐसा नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन है तो ये क्या है, आपको खराब रिजल्ट भी दे सकता है। जरूरी नहीं कि तो सारे नॉर्थ ईस्ट के प्लॉट एक्सटेंडेड प्लॉट अच्छे नहीं हुए, लेकिन अगर थोड़ा एक्सटेंशन है तो वो एक्सेप्टेबल है, वहां पे इम्बैलेंस नहीं क्रिएट होता है, तो उसको आप मान सकते हैं। ठीक है, करे नहीं आओ, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो ये सबको क्लियर हो गया जो मैंने एक्सटेंशन वाला बताया प्लॉट के लिए, सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज राइट एस इन चैट बॉक्स। चलिए ठीक है, अगर ये क्लियर है तो फिर एक और चीज देखते हैं प्लॉट से रिलेटेड। अब ये देखते हैं मिसिंग कॉर्नर अगर हमें क्रिएट करना है तो हम कैसे कर पाएंगे। देखिए कहने का मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे दो ऑप्शन है मेरे पास, है ना। आप कहेंगे कि सर इसमें भी आप स्क्वायर बना देते। अब अगर मैं इसमें स्क्वायर बनाने जाऊंगा, अल्टीमेटली क्या है कि मुझे तो ये भी करना है ना कि लैंड को मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं यूटिलाइज कर पाऊँ, है ना, ये भी जरूरी है। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से इस लाइन को मिला देता तो ये मेरा स्क्वायर बन जाता, लेकिन आप सोचिए कितना ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 50% लैंड जो है फिर मैं यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें जो है अब जिस लाइन पे है ये, उस लाइन को एक्सटेंड करके हम क्या करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे। और उस केस में अब हमें ये देखना है कि जो ये मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, ये एक्सटेंशन जो है इससे 50% से ज्यादा है या नहीं, क्योंकि ये तो मिसिंग वाला हिस्सा है। ठीक है, या अगर इसको चाहे तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन से 50% से कम है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा मिसिंग एरिया क्रिएट हो गया। समझ में आया? ये मैं फिर से रिपीट करता हूं एक बार। कहने का मतलब है कि यहां से हम स्क्वायर नहीं बना सकते, क्योंकि हम नहीं तो बहुत ज्यादा लैंड जो है हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो पूरे लैंड को यूटिलाइज करने के लिए जो दूसरा ऑप्शन हमें मिल सकता है वो ये है कि मैं जो ये एक्सटेंडेड पोर्शन है उसको मैं मिलाऊं। तो अब मिलाने के बाद इस वाले लाइन पे हमें देखना है कि ये मिसिंग है या एक्सटेंडेड है। तो मिसिंग के लिए, एक्सटेंडेड के लिए 50% का रूल अप्लाई करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये जो पोर्शन जो बना हुआ है, ये इससे 50% से छोटा है। तो जब 50% से छोटा है तो ये क्या हो गया, ये मिसिंग कॉर्नर क्रिएट करता है। ये पोर्शन जो है आपका मिसिंग है। तो हम जब अगर सेंटर क्रिएट करेंगे तो सेंटर जो है हम हमेशा मिसिंग कॉर्नर को इस तरीके से स्क्वायर बना के और फिर क्रिएट करेंगे। सबको क्लियर हुआ क्या, ये फिर से बताइए, राइट एस इन चैट बॉक्स प्लीज। ग्रेट। स्क्रीन विजिबल नहीं है? हम्म, जब बहुत सारे नो भी आ रहे हैं, एक बार इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं।
मान लीजिए कुछ इस तरीके का हमारा प्लॉट है। इसको थोड़ा सा अब दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपका 40 फीट का हो गया, ये 17 फीट का हो गया। जो पिछला मैंने अभी बताया था उसके हिसाब से हम चाहे तो इसको यहाँ पे स्क्वायर बना सकते हैं, और ये जो है मेरा प्रोजेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और ये फिर हम मतलब इसको हम बना सकते हैं, लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है कि ये अगर 17 फीट है तो ये लगभग 23 फीट का हिस्सा जो है हमारा इधर आता है। ठीक है ना, तो अब कहने का मतलब है कि ये प्रोजेक्शन में मानना जो है वो गड़बड़ होगा, क्योंकि 50% के रूल के हिसाब से क्या है कि ये हिस्सा जो है कम से कम क्या कहते हैं, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये 50% से क्या कहते हैं, सॉरी, ये जो हिस्सा है वो 50% से बड़ा होना चाहिए, तभी ये प्रोजेक्शन में आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये छोटा होना चाहिए। अगर मैं इस वॉल की बात करूं, देखिए फिर से समझिएगा, मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 50% के प्रोजेक्शन वाला रूल क्या कहता है कि अगर ये वॉल है मेरी, तो उस पे प्रोजेक्शन हम कम मानेंगे कि जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो छोटा हो 50% से। अगर मैं यहाँ पे अगर प्रोजेक्शन को मानने की बात करता हूं, तो ये तो मेरा 17 फीट हुआ, ये 23 फीट हो गया। तो 23 फीट क्या हो गया, 17 फीट से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो वो प्रोजेक्टेड मतलब 50% से ज्यादा हो गया, तो प्रोजेक्टेड हिस्से में नहीं आएगा। ये एक चीज समझिए आपने। दूसरा आप ये समझिए कि अगर मैं 23 फीट को छोड़ता हूं, मतलब अगर हम लॉजिकल बात करें, तो इतना बड़ा एरिया तो छोड़ नहीं सकते, है ना, जमीन का। तो हम क्या करेंगे, फिर उसको आगे एक्सटेंड करके इसको इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो पोर्शन है ये मेरा 7, क्योंकि ये अब देखिए लॉजिकल अगर आप सोच के देखेंगे तो ये हिस्सा तो आपके पास वैसे भी नहीं है ना, ये हिस्सा आपके पास नहीं है, आप ये मानते हैं, राइट? क्योंकि एक्चुअल में जो फिजिकल आपकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में ये हिस्सा आपके पास नहीं है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है 23 फीट का, ठीक है, अब अगर मैं मिसिंग की बात करता हूं, तो मिसिंग में क्या कहता है, रूल क्या कहता है, मिसिंग में कहता है कि अगर कोई हिस्सा अगर वो ज्यादा बड़ा है तो उसको हम मिसिंग मान सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यहां पे जो है ये 17 फीट, ये जो हिस्सा है, जब हम प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो ये जो प्रोजेक्शन हमारा निकल के आ रहा है वो 23 फीट निकल के आ रहा है। तो इसकी वजह से ये क्या हो गया आपका मिसिंग कॉर्नर क्रिएट हो गया, क्योंकि फिजिकली ये जगह आपके पास वैसे भी नहीं है। क्लियर हुआ क्या सबको? आप लोगों को मेरा पेज नहीं दिख रहा है? भाविका मैम पेज दिख रहा है क्या? इफ अगर दिख रहा है तो आप लेट मी अनम्यूट यू। सर सेकंड टाइम जो एक्सप्लेन किया ना वही नहीं समझ आया सबको, लेकिन आई अंडरस्टूड दैट दैट यू वांट टू क्रिएट द अच्छा, तो मिसिंग कॉर्नर। एक एक काम उसका करते नहीं हैं, दिखाई दिया। ये आपको पेज दिख रहा है नहीं दिख रहा है लोगों को? यस यस, पेज इज लुकिंग। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन परफेक्टली दिख गया, हम्म सेकंड जो बोले ना हम्म वो नहीं आ रहा है, जो आप कर रहे थे ड्रॉ। अच्छा, वो वो पेन आई वर्क नहीं। नहीं कर रही है। एक मिनट। तो सेकंड वर्कआउट नहीं दिखा, सो दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज कंफ्यूज। ओके ओके ओके, दिखा ही नहीं। अभी दिख रहा है क्या? यस, अभी दिखा। यस। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा था, ओके ओके ओके। देखिए मैं फिर से इसको एक बार, एक काम करेंगे, इसको अभी छोड़ेंगे। ठीक है, आप सब लोग इसको अभी छोड़ेंगे, इस पे हम लोग वापस आएंगे। ठीक है, अब एक तीसरी चीज पढ़ते हैं, इसके बाद इस पे वापस आते हैं, क्योंकि अभी क्या हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो लेट्स, अभी मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? ठीक है, अब एक सबसे जो लास्ट चीज हमें पढ़नी है उसको पढ़ते हैं, फिर इस पे वापस आते हैं। आई थॉट कि मेरी स्क्रीन विजिबल है।
मान लीजिए कोई ऐसा है प्लॉट, मतलब ये क्या हो गया, ये आपका प्लॉट हो गया, और ये जो है आपका बिल्टअप एरिया है। ठीक है, अगर कुछ किसी का अगर इस तरीके का घर है तो वो कैसे अपने घर का वास्तु करेंगे उसको समझते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो प्लॉट है पूरा का पूरा, उस प्लॉट का अलग से सेंटर निकलेगा। ठीक है, और जो बिल्टअप एरिया है उसका अलग से सेंटर निकलेगा। मतलब आपको दो अलग अलग सेंटर मिलेंगे। तो जब आप अपने घर के 16 डायरेक्शन को जब ग्रिड बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, इसका अलग से सेंटर निकाल के इसका पूरा का पूरा ग्रिड बनेगा, और पूरे बिल्ड और जो पूरा हमारा जैसे मान लीजिए होता है ये ओपन एरिया आपका हो, तो यहाँ पे कहाँ पे पेड़ लगाने हैं, कहाँ पे उसको हैवी करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ये सारा फिर इस पर्टिकुलर सेंटर से गवर्न होगा। ठीक है, सबको क्लियर हुआ ये? प्लीज राइट यस इन चैट बॉक्स अगर क्लियर हो गया तो। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको, ओके गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पिछला वाला एग्जाम्पल था उसको थोड़ा सा हम रुकते हैं अभी। ठीक है, आगे की चीजें देखते हैं, उसके बाद उस पर अगर आज बात करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मे बी मैं थोड़ा और बेटर तरीके से कुछ और सॉल्यूशन लेके आऊंगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया। अब डिग्री निकालना सीखते हैं सब लोग। ठीक है, तो डिग्री के लिए देखिए, जो मैं आपको ये रूल है इसको बता देता हूं पहले, आप चाहें तो इसका पिक्चर ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है डिग्री निकालने के लिए, सब लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है डिग्री निकालने के लिए वो है सेंटर पॉइंट निकालना घर का। आप सबने सेंटर पॉइंट निकालना अभी सीख लिया है। अब क्या करेंगे, आपके घर का जो मेन डोर है, अभी इसको हम लोग ड्रॉ करके भी समझेंगे। आपके घर का, मैं भी आपको सिर्फ प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपके घर का जो मेन डोर है उसकी तरफ आपको फेस करके खड़े हो जाना है। जैसे मान लीजिए, अगर जैसे मैं आपको देख रहा हूं सामने, अगर मेरे घर का मेन डोर है तो मैं आपकी तरफ फेस करके खड़ा हो गया। नॉर्मली आप अपना फोन यूज करेंगे डिग्री निकालने के लिए, तो अगर मेरे घर के सामने मेरा मेन डोर है, सेंटर में मैं खड़ा हो गया, घर के मेन डोर को का जो वॉल है उसको मैं फेस कर रहा हूं। ठीक है, मतलब मैं बताऊंगा उसका मतलब क्या होगा। इसके बाद मुझे अपने फोन को इस तरीके से पकड़ना है, या मैं चाहूं तो इस फोन को इस तरीके से जमीन पे रख सकता हूं। इस तरीके से लंबा खड़ा इस तरीके से रहेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि इस तरीके से आपको अपने फोन को, अगर मेरे घर के सामने मेरा मेन डोर है, ठीक है, मान लीजिए मेन डोर जहां पे वो जो वॉल है, तो मैं सेंटर में मैं खड़ा हो गया, मैंने अपने घर के मेन डोर के सामने खड़े होके इस तरीके से फोन को पकड़ा। और इसमें जो मेरा कंपास वाला ऐप होगा, सबके पास कंपास का ऐप होगा, वो कंपास का ऐप आपका खुला रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपने पकड़ा, या जमीन पे आप जहां सेंटर है वहां पे इसको आप रख भी सकते हैं आप अगर चाहें तो। ठीक है, उस टाइम पे जो भी आपको कंपास रीडिंग दिखा रहा होगा, जैसे 60 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, वो आपके घर की डिग्री हो गई। अब इसको थोड़ा सा और ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है, ब्लैंक स्क्रीन अभी मैंने किया है, दिख रहा है वो? ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का घर है, ये किसी का घर है। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से रेक्टेंगल घर है, यहाँ पे इनका एंट्रेंस का डोर है, और ये इस तरीके से है। ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने
सेंटर पॉइंट निकाल लिया। घर में जैसे लमसम भी अगर आपने निकाल लिया तो वो भी मतलब एक तरह से काम कर जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपका सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं आता है, यहाँ पे खड़े होके आपका फेस जो है इस डायरेक्शन में रहेगा। ऐसा नहीं कि हमें डोर को फेस करना है, ये गलत है, ठीक है। जिस वॉल पे डोर है, जिस वॉल पे डोर है, जिस डायरेक्शन से हम घर के अंदर आते हैं, उस डायरेक्शन के ऑपोजिट, मतलब यहां पे खड़े होके आप इस तरीके से वॉल को स्ट्रेट फेस कर रहे हैं। सबको समझ में आया ये चीज कैसे फेस करना है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? ओ वेट 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 वेट, अभी स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? प्लीज कंफर्म। स्क्रीन दिख रहा है? आई होप सबको स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है ना। तिलक राज जी अनम्यूट करिए, आपको स्क्रीन दिख रहा है? चलिए, तो अगर स्क्रीन दिख रहा है मैं फिर से बात करता हूँ, ठीक है। देखिए, ये अगर मान लीजिए इस तरीके का अगर आपका एक घर है, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, होपफुली फिर क्लियर जी होगा। जी ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका मेन डोर है और इस तरीके से आप घर में अंदर आते हैं। आपने क्या किया, आपने घर का सेंटर निकाला, ठीक है, ये आपके घर का सेंटर हो गया। आपको जो मैंने रूल बताया उसके हिसाब से आप जाके सेंटर में खड़े हो जाएंगे। आपको जो फेस करना है, आपको इस डायरेक्शन में फेस करना है। जिस घर में जहां से एंटर कर रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, तो जो बाहर जाने की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आपको फेस करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे खड़े होके जब आप फेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे डोर की तरफ फेस करके खड़े होना है, मतलब एक तरह से इस वाले वॉल से एक तरह से आप 90 डिग्री के एंगल पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खड़े होके आपको इस तरीके से फेस करके खड़ा हो जाना है। अब जो आपका फोन है, आपको अपना फोन इस तरीके से पकड़ना है, या तो आप चाहें तो अपने फोन को आप इस तरीके से नीचे भी रख सकते हैं। कहने का मतलब, जो आपका फोन है, आपका फोन कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहेगा, मतलब इस अगर मैं फोन को और इसमें ऐसे करूं तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। कंपास की ऐप खुली हुई है, आपने फोन यहाँ पे रख दिया, जो भी वो डिग्री दिखा रहा होगा, वो डिग्री आपके घर की डिग्री हो गई, ठीक है। ये एक तरीका है। आप चाहें तो यहाँ पे खड़े होके भी ले सकते हैं, यहाँ पे खड़े होके भी ले सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर ऑलमोस्ट डिग्री बराबर आएगी। और फिर सबको आप चाहें तो एवरेज भी कर सकते हैं, या तो सिंपली आपने यहाँ पे डिग्री ले लिया, वो 99% सही ही होती है। सबको यहाँ तक क्लियर हुआ क्या कि ये डिग्री ले ली हमने, ठीक है। राइट सब लोग प्लीज क्लियर चैट बॉक्स में एक बार प्लीज कमेंट करिए, सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया डिग्री लेने का। अब डिग्री लेने के बाद हमें करना क्या है, कि मैं अब एक नया पेज ओपन करता हूँ एंड आई मेक श्योर कि आप सब लोगों को वो पेज दिखे भी। तिलक डाक जी आप अनम्यूट रहिएगा ताकि फिर आप बता सकें, शेयर कर सकें कि आपको पेज दिख रहा है ना। जी हाँ, थैंक यू। पेज दिख रहा होगा आपको, ब्लैंक पेज हाँ जो जी दिख। ब्लैक आ हाँ, गया सर राइट ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने घर की डिग्री निकाली, वो घर की डिग्री जो है आपकी 83 डिग्री आ गई फॉर एग्जाम्पल, जैसे सॉरी, मान लीजिए आपने घर की डिग्री निकाली 83 डिग्री ईस्ट आ गई, ठीक है। वापस से अपने घर में जाते हैं, जो घर हमने बनाया था,
यहाँ पे मेरा डोर था, ठीक है, ये मेरा सेंटर पॉइंट। यहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा टू दिस वॉल। यहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा इस वॉल के ऊपर। ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये मेरी 83 डिग्री ईस्ट की वो हो गई। ओके। ठीक है, सबको क्लियर हुआ ये? मतलब मेरे घर की जो मैंने डिग्री निकाली उसमें 83 डिग्री ईस्ट कहाँ पे आता है? तो ये सेंटर से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है मेरा 83 डिग्री ईस्ट आता है। अब सब लोग अपना शक्ति चक्र निकालिए। सबके पास शक्ति चक्र है, राइट? जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देखेंगे फिलहाल। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो है इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, हमें देखना है कि शक्ति चक्र में 83 डिग्री कहाँ पे आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो 83 डिग्री जो है वो यहाँ पे ये 80 डिग्री दिख रहा होगा मेरी जहाँ फिंगर है। ठीक है, तो इस तरीके से 83 डिग्री यहाँ पे आएगा। तो हमें ये करना है कि हमें इस शक्ति चक्र को उसके ऊपर अपने ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है जो यहाँ पे क्रॉस बना हुआ, दिस इज सेंटर, ये सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट को जो मैंने सेंटर पॉइंट निकाला है उस पे रखना है। उस पे रखने के बाद इसको घुमाते हुए जो 83 डिग्री जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है उसमें 83 डिग्री पे इसको मुझे यहाँ पे 83 डिग्री देखना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये 80 है, ठीक है, ये 80 डिग्री है। तो 83 डिग्री जहां भी आएगा उसको मुझे उस स्ट्रेट लाइन पे रख देना है। जब मैंने उसको स्ट्रेट लाइन पे रख दिया तो अब ये सारे डायरेक्शन अपने आप निकल के आ गए उसमें। आप समझ पा रहे हैं? अब आपको क्या करना है, नॉर्थ राइट। कहाँ है उसको मार्क कर लिया, इस तरीके से मार्क करके फिर आप क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे और आपकी सारी की सारी डायरेक्शन निकल जाएगी। क्लियर हुआ? सब लोग प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ। देखिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर क्लियर। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। मम्मी से पूछ देखिए आपको 83 डिग्री मिल वही ले। गया। 83 डिग्री मिलने के बाद जो मेरा शक्ति चक्र होगा, कितना चाहिए? जो मेरा शक्ति चक्र है यहाँ पे, उसमें मुझे देखना है। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें तो बचेंगे, एंगल्स काम नहीं बने हुए चलेगा। हैं। जस्ट 300 बच जाएंगे। जो मेरे एंगल्स हैं ये सारे, ठीक है, इसमें मुझे फाइंड आउट करना है कि ये 83 डिग्री कहाँ पे है। तो ये जो 83 डिग्री यहाँ पे ये सेंटर होगा, शक्ति चक्र में यहाँ पे सेंटर होगा। तो इस सेंटर को मुझे इस सेंटर पे प्लेस करना है और इसको मैं रोटेट करते हुए इस लाइन को 83 डिग्री पे ले आऊंगा। तो जब मैंने उसको वहां पे प्लेस कर दिया तो अब क्या होगा, नॉर्थ कहाँ पे है, ईस्ट कहाँ पे है, वो इसमें सारे सारे एंगल उस तरीके से बने हुए हैं। तो आप बाकी की डायरेक्शन अपने आप मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर की डिग्री निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो सबसे सिंपल काम आप क्या कर सकते हैं, सबसे सिंपल काम आप ये कर सकते हैं कि अपने घर के सेंटर में आप खड़े होइए। जैसे हमने सेंटर निकाला उस तरीके से सेंटर में खड़े होके, जैसे मैंने बताया था कि आप अपना फोन यहां रखेंगे सेंटर में, आप अपना फोन रख दीजिए। फोन रखने के बाद फोन को आपको क्या करना है, इसको रोटेट करते हुए N0 फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको डिग्री निकालने में प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, घर का सेंटर निकालना आपको आ गया, सेंटर में आप खड़े हो जाइए, अपने फोन को आप पकड़िए इस तरीके से। अब उसको तब तक घुमाते रहिए जब तक कि आपके स्क्रीन पे N0 ना दिख जाए। अगर आपके स्क्रीन पे N0 दिख गया तो जो N0 दिख रहा है जिस डायरेक्शन में, वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। मतलब अपने घर के नक्शे में उस डायरेक्शन में हम N0 मार्क कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं लेता हूं
मान लीजिए ये मेरा n0 आता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मेरा मान लीजिए n0 आता है, इस तरीके से मेरा n0 निकल गया। अब मैं क्या करूंगा, जो ये n0 है, इस n0 से अब मैं क्या करूंगा, मैं जो शक्ति चक्र है इसको लूंगा, जहां पे n0 बना हुआ है उस n0 को इस n0 के ऊपर प्लेस कर दूंगा, सेंटर को सेंटर में रखूंगा शक्ति चक्र को, और n0 को यहाँ पे उस n0 के साथ, जो शक्ति चक्र में n0 है उसके साथ मैच कर दूंगा। जब मैं n0 को मैच कर दूंगा तो अब क्या हुआ, बाकी के सारे डायरेक्शन मुझे मिल गए, उनको मैं मार्क करके और उस तरीके से अपना सारे 16 डायरेक्शन में मार्क कर सकता हूं। ये भी दूसरा मेथड सबको क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो गया तो प्लीज से यस। तो अब आप सब लोग जो है प्लीज कमेंट करिए कि चैट बॉक्स में कि आपको डिग्री निकालना, आपको अपने घर के 16 डायरेक्शन मार्क करना आ गया है। आ गया है, ठीक है। देखिए अगर नहीं आता है तो आप जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, आप उनको अपने घर पे बुलाइए, उनसे पूरा का पूरा मेजरमेंट लेके, उनसे पूरा का पूरा, आजकल वो करके देते हैं, आप उनसे वो करवा सकते हैं ताकि आप अपने घर का वास्तु कर सकें। तो आप उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिग्री निकालना है। डिग्री निकालना मैंने आपको अभी एक बार जब आपकी अगर डिग्री निकल गई तो डिग्री निकालने के बाद अब क्या होता है, अब हमें डायरेक्शंस मार्क करना है। शक्ति चक्र अगर आप यूज कर रहे हैं तो सारे डायरेक्शंस आप इजीली मार्क कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको एक रफ आइडिया देने के लिए कि कैसे डायरेक्शंस मार्क होते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके 4 मेन डायरेक्शन होते हैं और 4 जो है सब डायरेक्शन, ठीक है, जिनको हम कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। 4 मेन डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। 4 कार्डिनल डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। हिंदी में उनको ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण कहते हैं। अगर हम देखें इस तरीके से तो 0 डिग्री पे हमारा नॉर्थ आएगा, इस तरीके का कुछ आपको एक वो दिखेगा। जिन लोगों ने हैंड रेस किया प्लीज अपना हैंड नीचे कर लीजिए अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है आपको एक वो दिखेगा, मतलब अगर हमने टोटल 8 डायरेक्शन अगर मार्क की अपने किसी पेपर पे, अपने किसी प्लॉट पे, तो इस तरीके की संरचना हमें देखने को मिलती है, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट, साउथ और वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। अब इस 8 डायरेक्शन को हमें 16 डायरेक्शन में मार्क करना है, तो वो कैसे करेंगे, जो हमारा नॉर्थ और ईस्ट है वो 90 डिग्री है। चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट, साउथ और वेस्ट। इनमें क्या है, ये 90 डिग्री है, तो सारा जो है एक एक करके 90 डिग्री दिखेगा आप। अब इसको जो है हम क्या करते हैं, आधा डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट आ गया, मतलब ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। अब इसको जो है फर्दर अगर मैं डिवाइड करूं तो ये हमारा NNE आ गया, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 22.5 डिग्री का। इसको अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं तो ये मेरा ENE आ जाएगा, ये कितने डिग्री का हो गया, 22.5 डिग्री, 22.5, और ये 22.5 डिग्री का। अब इस 22.5 डिग्री को अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं ये कितना हो जाएगा, 11.25 डिग्री, 11.25 डिग्री, ठीक है।
इसी तरीके से इसको भी आप 22.5 डिग्री में डिवाइड कर देंगे, इसको भी आप 22.5 डिग्री में डिवाइड करते चले जाएंगे। तो ये जो बना, ये 22.5 डिग्री का एनएनई जोन बन गया मेरा। ये जो बना 22.5 डिग्री का नॉर्थ ईस्ट जोन बन गया। ये जो बना वो 25 डिग्री का ईएनई। ऐसे अगर मैं 11.5 यहां से ले लूं तो ये मेरा ईस्ट जोन बन जाएगा। अगर मैं 11.5 यहां से ले लूं, मतलब अगर यहाँ पे अगर मैं 45 और 22.5 11.15 अगर ऐसे करता चला जाऊं तो ये जो बना मेरा वो नॉर्थ जोन बन गया। मतलब अगर मैं इसको फाइनल आपको दिखाना चाहूं, ये सबको क्लियर हुआ? ये जो मैंने समझाने की कोशिश की है यहाँ पे, एक जोन को सिर्फ एक पोर्शन को लेके, सबको क्लियर हुआ क्या ये? गुड, सबको क्लियर है ये, बहुत बढ़िया। तो अगर आप ये देखेंगे इस तरीके से, अगर हम फाइनल उस पे जाएं तो ये देखिए फाइनल पिक्चर है। तो बेसिकली इसमें कैसा है, आप देखेंगे ये जो पोर्शन है ये नॉर्थ का पोर्शन है, फिर एनएनई, नॉर्थ ईस्ट, ईएनई, इस तरीके से टोटल आपके 16 डायरेक्शन निकल के आ जाते हैं। और जो ये 11.25 का जो हिस्सा है, मतलब अगर हम 360 डिग्री को अगर हम 22.5 डिग्री से अगर हम डिवाइड करें तो वो आएगा टोटल 16। ठीक है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 22.5, तो वो 16 डायरेक्शन आएगा, जो कि 16 डायरेक्शन निकल गया। और अगर 360 डिग्री को हम 11.25 से अगर डिवाइड करें तो आएगा टोटल 32, जो कि हमारे टोटल 32 इंट्रेंसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपकी ये जो 11.2 का जो लाइन है वो एक एंट्रेंस को मार्क करता है, और इसी से मिलके जो है 11.25 यहाँ और इसके बगल का जोन मिला के एक जोन बनता है। तो यहाँ पे ये नॉर्थ जोन हो गया, जो कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, इसका आप फोटो ले सकते हैं। नॉर्थ जो है वो उसका मिड पॉइंट 0 है और 348.75 से 11.25, ये जो पोर्शन है मेरा, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन नॉर्थ का है। फिर 11.25 से 33.75, अगेन 22.5 डिग्री का ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन गया। फिर 33.75 से 56.25 नॉर्थ ईस्ट बन गया। इसका मिड पॉइंट क्या है? 45 डिग्री। तो ये आप इस तरीके से पूरा का पूरा जो ये एक चार्ट हमारा तैयार हो गया। और ये सारी चीजें, ये जितनी चीजें भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो सारी चीजें यहाँ पे रेडीमेड हैं। तो अगर हम इसको यूज करते हैं तो क्या होता है कि वो सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली देखिए आपको करना क्या है। आज के बाद आपका सिंपल एक घर का, आपका सिर्फ इतना ही होमवर्क है कि अपने घर की आप डिग्री निकालिए। डिग्री निकालने के बाद अगर आपके पास घर का मैप है तो उसमें उस शक्ति चक्रा को प्लेस करने की कोशिश करिए। अगर मैप नहीं है तो आपको क्या करना है, अपने घर को एक मेजरमेंट ले लीजिए, जो उसका पेरीफेरी है उसका एक मेजरमेंट लीजिए। घर के सेंटर को निकालिए, उस सेंटर में आप कहाँ खड़े, अगर घर में प्रोजेक्शन है, मिसिंग एरिया है तो उसको निकालिए। निकालने के बाद घर के सेंटर में खड़े होके डिग्री निकालिए, और डिग्री निकाल के आप जो है इस शक्ति चक्र को उस पर प्लेस करिए, और उससे फिर सारे डायरेक्शंस मार्क करके आपको ये चीज आ जानी चाहिए। विद दिस क्लास, ये जो क्लास है इस क्लास से आपको यहां तक जो है अगर आ गया कि सारे डायरेक्शंस आपने मार्क कर लिए तो आपको ये क्लास क्लियर है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है या फिर आप ये ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है कि आप किसी भी आर्किटेक्ट को हायर कर सकते हैं। वो 1,500-2,000 रुपए लेगा और आपके घर का प्रॉपर डिग्री निकाल के उस पर शक्ति चक्रा लगा के आपको वो दे देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगले क्लासेस से, अब ये हमने जो निकाल लिया, अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्लासेस शुरू होंगी वहां पे अब कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है, हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, सबको अभी डिग्री निकालना सबको क्लियर हो गया? प्लीज चैट बॉक्स में जरा एक बार आप सब लोग अपने फीडबैक दीजिए।
ग्रेट ग्रेट। तो कोशिश ये करना है कि अब कम से कम 2 4 5 ऐसे एग्जाम्पल लेके उसकी डिग्री आप निकालिए और उसको प्रॉपर शक्ति चक्रा लगाना आप सीख जाइए। और सिंपल तरीका है, पेपर पे अगर आप कर रहे हैं शक्ति चक्रा को रखिए, उसके क्या कहते हैं, उसके डायरेक्शन को प्रॉपर अलाइन कर लीजिए और करने के बाद उसकी फोटो खींच लीजिए फोन से। आपको उसको मार्क करने की जरूरत नहीं है, सिंपलेस्ट तरीका होता है, आप उसकी फोटो खींच लिए। अब जो है शक्ति चक्रा के साथ आपके मैप के साथ आपकी फोटो आ गई, नाउ दैट बिकम्स योर फाइनल आउटकम। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको मार्क करके फिर उसको स्केल से उसको आप पूरा का पूरा मैच भी कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने डिग्री निकालना सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अनटिल अगर हम डिग्री ना निकालें तो फिर हमें आगे की चीजें नहीं आएंगी। ऐसे ही जो है आप जो मैंने बताया 11.2 तो टोटल 32 डायरेक्शन, तो ऐसे आपके टोटल 32 एंट्रेंसेस बन जाते हैं। जब हम लोग एंट्रेंस पढ़ेंगे तो इवन इस डायरेक्शन में E1 से लेके E8 तक, W या वेस्ट डायरेक्शन में W1 से W8, ऐसे ये सारे एंट्रेंसेस क्या है, कौन से अच्छे हैं, कैसे काम करेंगे, उन सारी चीजों की हम लोग बात कर सकते हैं। ये आपका एक फाइनल पिक्चर बन के आ जाएगा जब आप अपने घर का, अगर आपने डिग्री निकाल लिया सही से और सब कुछ कर लिया, तो अल्टीमेटली ये एक फाइनल पिक्चर आपकी बन के आ जाएगी। आपके घर के ऊपर शक्ति चक्रा लगा हुआ है और आपको ये सारी चीजें, सारे डायरेक्शन, सारे एंट्रेंस के डायरेक्शन, ये सारी चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो बेसिकली आप आज के बाद आप अगर अपने घर को सिर्फ उसका पेरीफेरी भी मार्क कर लेते हैं और मार्क करके अगर आपने डिग्री निकाल के अगर ये शक्ति चक्रा उसके ऊपर लगा दिया, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपका एंट्रेंस ऑस्पिशियस है या इनऑस्पिशियस है। अगर इनऑस्पिशियस है तो घबराने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 हफ्ते में आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा और आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, अच्छा, कोशिश ये करेंगे कि अगर हम आईफोन यूज कर सकते हैं तो आईफोन यूज करेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए। एंड्रॉइड में थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो जाता है, मतलब फॉर द लर्निंग पर्पज आप एंड्रॉइड यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक्यूरेट निकालना है तो फिर आप क्या कहते हैं, आईफोन यूज करिए। किसी का भी मतलब अपने पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो किसी से ले सकते हैं, बट फॉर द लर्निंग पर्पज आप अभी अपना एंड्रॉइड भी यूज कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि आपको वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो भी डिग्री आपका फोन दिखा रहा है उस डिग्री के हिसाब से आपने 16 डायरेक्शन कैसे मार्क किया, डिग्री को कैसे अपने घर पे मार्क किया, उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये आज का जो टॉपिक था, आज का जो सेशन था, हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तो हम लोग अब 5 एलिमेंट की बात करेंगे। अब यहां से सॉल्यूशन की बात शुरू हो जाएगी। हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि वास्तु क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है। जब वो हम समझ गए, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अपने घर को 16 डायरेक्शन उसमें मार्क कर लिए, ताकि हम ये समझ सके कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, ब्लेसिंग कहाँ पे है, दिक्कत कहाँ है, परेशानी कहाँ है। अब ये समझने के बाद अब हमें ये समझना है कि अब इन चीजों को बैलेंस कैसे हम कर सकते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए जब हम डिवाइन 5 एलिमेंट पढ़ेंगे और उसके आगे फिर 16 डायरेक्शन, फिर 32 एंट्रेंसेस, फिर वास्तु प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजें जब पढ़ते चले जाएंगे, कट को कैसे बैलेंस करना है, एक्सटेंशन को कैसे बैलेंस करना है, ये सारी चीजें फिर आप वहां पे सीखते चले जाएंगे। ठीक है, सो वी विल एंड द सेशन। मैं सबको अनम्यूट करता हूं, आप सब लोग यू कैन से राधे राधे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया Thank you very सर। much. थैंक यू सर जी। Thank you, thank you, बहुत thank you, थैंक यू sir. सर, Thank you. बहुत थैंक यू।